हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका जागृति क्लासेस लर्निंग ऐप पर। तो प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे हैं 12th भौतिक विज्ञान का मॉडल पेपर जो राजस्थान बोर्ड ने नए सिलेबस के अकॉर्डिंग जो लागू किया है। एग्ज़ाम का जो पैटर्न है, जो पहले था, मार्क्स उतने का ही है। 56 नंबर का पहले पेपर आता था और 56 नंबर का अब भी आता है। लेकिन कोरोना को देखते हुए और कम समय जो स्कूल लगे हैं, ऑनलाइन एजुकेशन को देखते हुए बोर्ड ने ये डिसाइड किया है कि पेपर को पहले से आसान बनाना है। ठीक है, तो इसमें आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस वगैरह एक्स्ट्रा काफ़ी सारी चीज़ें दी है जिससे पेपर आसान हो जाए। और इस आसान पेपर में पूरे में से पूरे 56 में से 56 कितने भाई, 56 में से 56 अंक लाना बिल्कुल आसान बात है भाई। कितने नंबर? 56 में से 56 लाना। ठीक है, तो 56 में से 56 लाना बिल्कुल ही आसान है। आप 56 में से 56 इजीली ला सकते हो। तो जल्दी से आप इसके जो इंस्ट्रक्शन है ये पढ़िए। लिखा है कि परीक्षार्थी सर्वप्रथम, ध्यान से देखो, एक एक नियम पढ़ना है। वहाँ एग्जाम टाइम में आप नहीं पढ़ पाओगे, इसलिए पहले ही पढ़ लो। 56 नंबर का पेपर है, भौतिक विज्ञान का 56 नंबर का पेपर है। इसमें आपको पता है ये थ्योरी है। ठीक है, इंटरनल जो मार्क्स जाते हैं वो कितने जाएंगे? 14 मार्क्स। और प्रैक्टिकल, अब प्रैक्टिकल आपको पता है स्कूल लेवल पे ही हो रहा है, तो इसमें भी लगभग सभी बच्चों के 30 में से 30 अंक चले जाएंगे। तो मतलब आधी जंग, साइंस में आप आधी जंग तो यही जीत रहे हैं। 44 मार्क्स तो आपके स्कूल लेवल पे ही जा रहे हैं। 44 में से इंटेलिजेंट बच्चे हैं, अब वो 75% होंगे, उनके पूरे में से पूरे ही जाएंगे, फिर 1-2 नंबर कट के जो भी है। पर इस प्रैक्टिकल में स्कूल लेवल पे प्रैक्टिकल है, स्कूल लेवल पे है इस बार, तो इसका मतलब कदापि ये नहीं है, स्कूल लेवल पे है इसका मतलब कदापि ये नहीं है, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, कि आप रफ काम करें। इसमें भी बोर्ड की कॉपी आती है, उसमें दोनों प्रैक्टिकल लिखने होते हैं। एक मेजर होता है और 2 माइनर प्रैक्टिकल लिखने होते हैं। ये अकेला 10 नंबर का होता है और ये दोनों माइनर जो होते हैं दोनों मिला के 10 नंबर के होते हैं। मतलब आपको एक मेजर और 2 माइनर करने हैं, ये ध्यान रखना। जैसा भी बोर्ड का पैटर्न है वैसे आपको करना है, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो 20 नंबर ये हो गए। 5 नंबर आपके रिकॉर्ड के हो गए, रिकॉर्ड प्रोजेक्ट फाइल को जी मानो, और 5 नंबर आपके वाइवा के हो गए। तो टोटल 30 नंबर आपको इसमें चले जाएंगे। सत्रांक है 14 नंबर, ये 14 नंबर सत्रांक है, ये भी आपके स्कूल की परफॉर्मेंस बेसिस पे 14 चले जाएंगे। तो मतलब 44 नंबर तो आपने गेन स्कूल लेवल पे ही कर दिया। अब ये पेपर है, पेपर का पैटर्न इस बार आसान है। 56 में से 56 आप ला सकते हो और फिजिक्स में 100 आउट ऑफ 100 का टारगेट ईजीली अचीव कर सकते हो। ठीक है, आपने देखा होगा अभी तक अथवा में 2 सवाल आते थे, इस बार 3-3 सवाल अथवा में है, 3-3 सवाल ऑब्जेक्टिव सवाल है। तो नियम पढ़ते हैं कि परीक्षार्थी सर्वप्रथम अपने प्रश्न पत्र पर नामांक अनिवार्य लिखें। अपने रोल नंबर लिखो भाई, पेपर में जाते पहले रोल नंबर लिख लो भाई। ठीक है, सभी प्रश्न करने अनिवार्य, सभी करने जरूरी है, नंबरिंग जितनी भी लगी हुई है तो करने अनिवार्य, अथवा वालों को छोड़कर, अथवा में से एक ही करना है। उसके बाद लिखा हुआ है सभी प्रश्नों का उत्तर दी गई उत्तर पुस्तिका में ही लिखे। तो जितने भी है उनके उत्तर आपको पेपर में लिख के छोड़ देना नहीं है, पेपर तो आप घर ले जाओगे, आपको लिखना कहाँ है? उत्तर पुस्तिका के अंदर लिखना है। उसके बाद जिन प्रश्नों में आंतरिक खंड है उन सभी के उत्तर एक साथ ही लिखे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब मान के चलो कोई क्वेश्चन है 22, उसके 3 पोर्शन है कि इसकी परिभाषा लिखे, इसका चित्र बनाएं और इसका डेरिवेशन करें। तो अगर ये सवाल आ गया तो ऐसा नहीं है कि चित्र कहीं और बना लिया, डेरिवेशन कहीं और कर ली और परिभाषा कहीं और लिख ली, तो पूरे नंबर नहीं मिलेंगे, ध्यान रखना। तो एक क्वेश्चन के जितने भी भाग है, मान के एक क्वेश्चन है 22, उसके A, B, C 3 पार्ट मान लो, तो तीनों आपको एक साथ करने, एक ही जगह पे करने, एक ही पेज पे करने हैं। अगर मान के चलो उसके 2 ही आते हैं तो 2 कर लो, तीसरे के लिए जगह छोड़ दो, बाद में आए तब कर लेना। पेज में, कॉपी में कहीं पे भी खाली जगह मिले वहाँ पे ऐसे लाइन खींच देना। मान के चलो ये पेज है, आपने क्या किया, यहाँ लिख दिया सब और नीचे खाली जगह बच गई और आपको अब नेक्स्ट पेज से करना है तो आप लाइन मार देना
और पीटीओ जरूर लिख देना, भले पीटीओ लिख देना, नहीं तो लाइन मार देना, उससे टीचर को लगेगा भी यहाँ काटा हुआ है तो पीछे लिखा होगा। आप कुछ बच्चे क्या करते हैं, ये है एक लाइन लिखी और फिर नेक्स्ट पेज ले, तो टीचर को लगता है इसने यहाँ तक ही काम किया है और वो आगे आपकी कॉपी चेक ही नहीं करता, ये ध्यान रखना। तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना। जिन प्रश्नों में आंतरिक खंड है, यहाँ तक हो गया। अब बढ़ते अपन आगे। पांचवा क्या है, प्रश्न पत्र के हिंदी व अंग्रेजी रूपांतर में किसी प्रकार की त्रुटि, अंतर, विरोधाभास होने पर हिंदी भाषा, क्या बोला गया भाई, हिंदी भाषा जो है सर्वमान्य है, क्योंकि हिंदी, राजस्थान बोर्ड बेसिकली कैसा है, हिंदी माध्यम है। आरबीएसई क्या है, हिंदी माध्यम है। सीबीएसई होता तो वो इंग्लिश माध्यम है, अंग्रेजी माध्यम है। उसमें क्या होगा, उसमें हिंदी वाले को हिंदी मतलब वाला अगर मान के चलो अलग है और इंग्लिश वाला अलग है, तो इंग्लिश वाले को मेन माना जाएगा और अपने आरबीएसई में हिंदी वाले को मेन माना जाएगा, ये ध्यान रखना। छठा, प्रश्न का उत्तर लिखने से पूर्व प्रश्न का क्रमांक अवश्य लिखें। नंबर लिखना है, जैसे आपको लिखना है क्वेश्चन नंबर 20 आंसर, उसके नीचे 20 लिख के यहाँ से आंसर शुरू कर दो। क्लियर? चलो, अब यहाँ पे क्या है, 5 खंड है। कितने खंड है, 5, 1 2 ABCDE 4 और ये 5 खंड में देखिए ध्यान से, पहले एक नंबर के कितने सवाल आते थे, 12 सवाल आते थे या 13 सवाल आते थे। अब कितने सवाल हो गए हैं भाई, अब एक नंबर के 20 सवाल हो गए हैं, जिसमें जो पहला सवाल है उसके अंदर 10 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। ये कैसा टाइप है, ऑब्जेक्टिव टाइप। फिर 2 से 11 तक जो है इसके अंदर एक लाइन वाले भी हैं और रिक्त स्थान भी है। क्या है, रिक्त स्थान भी है। तो 20 नंबर तो आपको अबसद वाले सवाल, रिक्त स्थान वाले सवाल और एक लाइन वाले सवाल, टोटल 20 नंबर तो आपको यहीं से मिल जाएंगे। एक नंबर के 20 सवाल। सबसे कम समय ये लेते हैं और सबसे ज़्यादा मार्क्स जो भार है इन सब में सबसे ज़्यादा इसका है और सबसे कम समय ये लेगा। खंड ब 12 से 15 मतलब 12, 13, 14, 15 देखते रहेंगे। ये सवाल जो है 4 सवाल है और 2 अंक का है, 8 नंबर के हैं। फिर देखिए 16, 17, 18, 19 फिर से 4 सवाल है, कितने, 3 अंक के हैं और कितने हैं, 12। फिर है 20, 21 2 सवाल है, ये कितने हैं, 2 सवाल है, 4 नंबर के हैं, 8 और है 22, 23 सवाल है। पहले ज़्यादा सवाल आते थे, 2 सवाल है, 4 अंक, 8 तो 20 हो गया और ये सारे मिला के कितने हो गए, 36। क्लियर? 36 टोटल हो गया 56। तो ये एक बार इजीली पैटर्न हो गया। क्लियर? अब आपको पेपर शुरू किससे करना है ये मैं बता दूं आपको। तो आपको ढंग का एक डेरिवेशन से शुरू करना है। आपको पहले ये अबसदा वाले सवाल नहीं करने हैं, आपको ढंग का डेरिवेशन शुरू करना है, क्योंकि शुरू में अपनी स्पीड क्या होती है, शुरू में अपनी स्पीड कम होती है। तो शुरू में जब अपनी स्पीड कम होती है तो अपने मान के जो अ लिखा फिर लगा कि नहीं ब होगा, तो उसमें अपना समय वेस्ट हो जाता है। इससे अच्छा कोई ढंग का डेरिवेशन आए, व्हीट स्टोन ब्रिज, कोई भी आसान सा डेरिवेशन जो अपन कर सकते हैं वो आए, उससे शुरू करना है। ठीक है? फिर जो आपका सवाल आते हैं, नंबर आप आगे पीछे कर सकते हो। 20 कर लिया, फिर आपने 20 के बाद मजे इसी खंड का क्या लिखा हुआ है, मान के चलो 20 कर लिया, वापस देखें क्या लिखा हुआ है। प्रश्न का उत्तर लिखने से पूर्व क्रमांक लिखें प्रश्नों का, ये ठीक है। हिंदी त्रुटि हो तो जिन प्रश्नों में आंतरिक खंड है उन सभी के उत्तर एक साथ लिखें, ये ध्यान रखना। ठीक है? ऐसा कोई ये नियम नहीं है, मेरी बात सुनना, कि ऐसा कोई नियम मुझे यहाँ लगा नहीं है कि भाई सारे के सारे जो सवाल है वो ऐसा है कि भाई ई के सारे एक साथ करने, ऐसा कोई नियम नहीं है। पर हाँ, 1 के 10 खंड है, पहले सवाल के 10 खंड है, बात आ रही समझ में, तो वो एक साथ करना पड़ेगा आपको। ऐसा नहीं है कि 4 के अब सादा जो भी है एक जगह पे लिख दिए फिर 4 के पीछे लिखे, ऐसा नहीं है। उसके लिए फिर आप जगह छोड़ देना, आपको बाद में करना है तो आप क्या करना, जगह छोड़ देना, ये ध्यान रखना। क्लियर लिखा हुआ है नियम, ये वापस से आप पढ़ लेना। ठीक है? तो ये हो गया पैटर्न। अब शुरू करते हैं, थोड़ा अपन समय के हिसाब से इसको जल्दी से जल्दी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखो, आवेश का मात्रक है, सीधा पता है, कूलॉम, 10वीं के बच्चे को भी पता होता है, कूलॉम आसान है। चित्र में दिए गए प्रतिरोध का मान इतना है, प्रतिरोध की दूसरी वलय का रंग क्या है। तो आपको पता है एक ट्रिक होती है जिससे अपन पढ़ते हैं, क्या होती है,
बीबी रॉय, ऐसे ही लिखना जैसे मैं लिख रहा हूँ, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ, गुड सन, ऐसे नंबरिंग करें, 0 से शुरू होती है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, 5 10 और 20%, 5 10 और 20% ऐसे होती है नंबरिंग। आपको पता है कि वाले में शुरू में ये जैसे बोर्ड नया जो सिलेबस है उसमें ये कट गया है, लेकिन फिर भी इसका क्वेश्चन आया है तो अपन एक बार देख लेते हैं। इससे अपने को पता चल रहा है 2 नंबर पे रेड है, तो निश्चित रूप से अगर 2 नंबर पे रेड है तो उसके बाद भी 2 नंबर है, मतलब ये भी क्या होगा, रेड, तो निश्चित रूप से ये कलर कौन सा होगा, रेड, लाल। बात आ रही समझ में? इसको अगर आपने नहीं देखा है तो मैं एक को शॉर्ट में इसको समझा देता हूँ कि शुरू की 2 पट्टियाँ अंक को प्लस तीसरी पट्टी 10 की घात गुणक को, और उसके बाद चौथी पट्टी है जो सहायता को प्रदर्शित करती है, ठीक है। तो मान के चलो मैं बताऊं, नीला, पीला, हरा, सुनहरा, ऐसे है मान के चलो 4। तो देखो इसको देख लेते हैं, ये अब कैसे याद रखेंगे शॉर्टकट, तो ये डार्क टू लाइट है, ये याद रखना, डार्क टू लाइट, ज़्यादा समय नहीं करेंगे। सबसे डार्क मतलब ब्लैक, फिर ब्राउन, फिर रेड, फिर ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, ठीक है। तो ब्लू का तो हो गया 6 नंबर, ब्लू कहाँ है भाई, ब्लू नीला 6 नंबर, पीले का कितना है 4 नंबर, एक बार नंबरिंग लिख देते हैं। हरा, ये लास्ट वाला जी क्या है, ये ग्रे है, तो ये वाला हरा है, ये ध्यान रखना, तो ये हरा है, तो ये कितना हो गया 5। और सुनहरा कितना है 5%, ठीक है। हरा और सुनहरा दोनों में हरा हरा आ रहा है, तो आप देखिए 5, एक तो 5 है हरा, और सुनहरा कितना है 5% है। तो बस इसको अरेंज करेंगे इसी फॉर्म में, पहला अक्षर 6, 4 प्लस इनटू, और क्या है 10 की घात, 10 की घात कितनी लिखेंगे, तीसरा कौन सा अंक है 5, तो देख 6 4 और ये गुणा का चिन्ह, ये ध्यान रखना, ठीक है। और सुनहरा प्लस माइनस 5%, ऐसे ये कर सकते हो आप। बढ़ते हैं आगे, आपको यहाँ तो समझ में आ ही रहा है कि दोनों अक्षर सेम है तो दोनों कलर ही सेम होंगे शुरू के, तो दिमाग ज़्यादा नहीं लगाना है। बढ़ते हैं, तो कलर होगा लाल, ठीक है। अब बढ़ते हैं अपन आगे, सर्वप्रथम विद्युत चुंबक, आगे देखिए, सब विद्युत तथा चुंबक के मध्य संबंध को किस वैज्ञानिक ने पता लगाया, तो आपको पता है सबसे पहले पता लगाया ऑरेस्टेड ने, ठीक है। पढ़ते हैं अपन, ऑरेस्टेड का प्रयोग शुरू यहीं से करते हैं, विद्युत चुंबकीय से, ठीक है। तो विद्युत चुंबकत्व के मध्य संबंध किसने बताया, ऑरेस्टेड ने। क्लियर भाई? आपने देखा इतिहास में, चलो तो वापस मैं बताऊं आपको, ऑरेस्टेड ने सबसे पहले विद्युत धारा या धारावाही तार है उसके पास में चुंबकीय लक्षण देखे, क्या देखे, जो उसने चुंबकीय सुई कंपास उसके पास लाया तो सुई विक्षेपित हुई, ये सबसे पहले किसने देखा, ऑरेस्टेड ने। तो ऑरेस्टेड ने देखा कि विद्युत धारा के चारों ओर चुंबकीय प्रभाव होते हैं। क्लियर? इसके बाद फैराडे ने कहा कि अगर जब विद्युत धारा के चारों ओर चुंबकीय प्रभाव होते हैं, बात समझ में, तो चुंबकीय प्रभाव से विद्युत धारा भी पैदा की जा सकती है। ये बाद में उसने देखा था फैराडे ने। चलो, पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुवों पर नति कोण कितना है, आपको पता है, ये पृथ्वी है, यहाँ से निकला और ध्रुव में तो कितना लंबवत हुआ ना नति कोण, नति कोण मतलब झुकना, इससे कितना झुका, झुकता 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 ये तो पूरा ही झुक गया, तो नति कोण कितना है, देखो यहाँ पे भूमध्य रेखा पे नति कोण होता है 0 डिग्री, फिर धीरे धीरे नति कोण, झुकने का कोण, नति मतलब झुकना, झुकते 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 पूरा ही झुक जाता है यहाँ पे, कहाँ पे, ध्रुवों पे, ध्रुवों पर, तो कोण कितना होगा 90 डिग्री, नति कोण कितना होता है ध्रुवों पर 90 डिग्री। क्लियर है भाई? ध्रुवों पर नति कोण होता है 90 डिग्री। क्लियर? अब बढ़ते हैं आगे, थोड़ा फास्ट करेंगे ताकि पेपर कम समय में पूरा। अनुनादी स्थिति में वोल्टा तथा धारा में कलांतर फाई का मान कितना होता है, अनुनाद की स्थिति। अब आपको पता है अनुनाद की स्थिति में XL बराबर XC होता है, तो रिस्पॉन्सिबल क्या होता है, R, बचा कौन है, R ही बचा। तो अनुनादी स्थिति में XL बराबर XC होता है, तो कलांतर का बात करें तो फाई बराबर आपको पता है tan इनवर्स XL माइनस XC बट्टा R होता है। ये जब दोनों बराबर हो गए तो कितना हो जाएगा, tan इनवर्स 0, tan इनवर्स 0 कितना होता है 0 डिग्री पे, तो आंसर आएगा 0। कलांतर का फॉर्मूला होता है फाई बराबर tan इनवर्स XL माइनस XC, ये दोनों बराबर होते हैं अनुनाद में। चलो
अगला सवाल, लेंस की शक्ति व फोकस दूरी, ये तो 10वीं का बच्चा भी कर सकता है, इतना आसान सवाल है। P बराबर 1/f, जब f किस में हो, जब f इस पे न्यूमेरिकल आ सकता है मीटर में हो, क्लियर, और जब f सेंटीमीटर में हो तो 100/f, वही बात है, आप कर सकते हो 100/f, जब f किस में हो, सेंटीमीटर में हो। इसके साथ आपको पता है शक्ति का, शक्तियाँ सीधी जुड़ती है, बीज गणितीय योग होता है, प्लस माइनस जो भी है, ठीक है, बीज गणितीय योग होता है शक्तियों का, मतलब माइनस चिन्ह तो माइनस लगा देना, प्लस है तो प्लस लगा देना, बीज गणितीय योग है। और आवर्धन है वो गुणा होता है, ये आपको पता होना चाहिए। चलो अब बढ़ते हैं आगे। अब है आइंस्टीन की प्रकाश विद्युत समीकरण क्या है, आप देखो भाई, एच न्यू, अपन याद करें एच न्यू बराबर फाई नॉट प्लस के मैक्सिमम, यही है। तो एच न्यू की जगह एच न्यू, फाई नॉट की जगह फाई नॉट, और के मैक्सिमम की जगह हाफ एम वी स्क्वायर। इसको ये भी तो लिख सकते हैं हाफ एम वी मैक्सिमम का स्क्वायर, ठीक है। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, अब क्या है, द्रव्यमान संख्या में वृद्धि होने पर नाभिक से संबंधित कौन सी राशि परिवर्तित नहीं होती है। नाभिक वाले चैप्टर का सवाल है, तो नाभिक वाले चैप्टर का सवाल है तो ध्यान से देखिए, कौन सी भौतिक राशि बच्चों परिवर्तित नहीं होती है। ध्यान से देखिए कौन सी राशि परिवर्तित नहीं होती है। देखो भाई नाभिक है, अपन ने देखा था इसके अंदर, तो नाभिक के लिए अपन ने डेंसिटी का एक फॉर्मूला सॉल्व किया था। देखो इसका डेरिवेशन भी आ सकता है, डेरिवेशन भी इसका इंपॉर्टेंट है, मैं क्लियर बता दूं आपको, ठीक है। इसका डेरिवेशन भी इम्पॉर्टेंट है और इसका न्यूमेरिकल भी इम्पॉर्टेंट है, ध्यान से देखना, इस पर न्यूमेरिकल भी आ सकता है, इसका डेरिवेशन भी आ सकता है। आइंस्टीन या ये वाला जो ग्राफ है ये भी आ सकता है, ये वाला, ठीक है। तो आप थोड़ा सा ध्यान रखना, ये मतलब आइंस्टीन वाला जो पूरा का पूरा है, ये पूरा टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। इसमें मैंने आपको बता दिया डेंसिटी का आ सकता है, ठीक है। डेंसिटी आपको पता है कितनी आती है, फिक्स आती है, डेंसिटी फिक्स है 2.3 × 10⁻17 ऐसा कुछ आता है, करके देखिएगा पता चलेगा। तो फिक्स ही आती है, मतलब मैं आपको पूछूं कि हीलियम की डेंसिटी कितनी है, सब उसकी डेंसिटी कितनी, किस कोई भी तत्व की डेंसिटी पूछूं तो लगभग इतना ही आंसर आता है, तो आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तो डेंसिटी नंबर ऑफ पार्टिकल या ए पर डिपेंड नहीं करती है। क्यों नहीं करती है वो भी बताना चाहूँ तो बता दूँ, टोटल मास अपॉन वॉल्यूम, मास होता है एक कण का मास इंटू टोटल कण ए, कुल मास हो गया, और वॉल्यूम होता है 4/3 πr³, ये होता है। इसमें किसी को दिक्कत, ये बताओ। अब आपको पता है कि वॉल्यूम जब निकालना होता है, टोटल वॉल्यूम, क्लियर, तो ये कितना होता है, R बराबर R0 A⁻⁴ जब ये अपन यहाँ रखेंगे तो कितना हो जाएगा, MA डिवाइडेड बाय 4/3 पाई, और R³ मतलब इसका क्यूब, ये A हो जाएगा, तो R0³ × A, और A से A कट जाएगा, बाकी सब पड़ा रहेगा, सिर्फ A से A ही कटेगा। और R0 का वैल्यू तो अपने को पता है 1.2 फर्मी होता है, ठीक है, फर्मी या फेम्टोमीटर कुछ भी बोल दो, तो ये तो फिक्स होता है, ठीक है। तो इस तरह से अपन निकाल देंगे, अपन कहेंगे भाई A पर निर्भर द्रव्यमान संख्या A, मतलब A किस राशि से कौन परिवर्तित नहीं होता भाई, A के परिवर्तित होने पर घनत्व, या घनत्व किस राशि पर निर्भर नहीं करता, ऑप्शन में होता द्रव्यमान संख्या, तो अपन कर लेते द्रव्यमान संख्या। परम शून्य ताप पर, परम शून्य ताप भाई बताओ पहले कितना होता है, परम शून्य ताप 0 केल्विन, मतलब -273 डिग्री सेंटीग्रेड। इतनी ठंड में क्या होगा, कोई भी अर्धचालक क्या हो जाएगा, कुचालक ही होगा, इलेक्ट्रॉन मूव ही नहीं होंगे, तो क्या होगा, कुचालक। निम्न में से कौन सी विकिरण की तरंग दैर्ध्य न्यूनतम होती है, इनमें से तरंग दैर्ध्य न्यूनतम बतानी है, ठीक है। तो चलो भाई अब इन्हें अपना ट्रिक करते, ट्रिक होता है अपना, ट्रिक क्या है, ट्रिक है रमी वुक्स जी, रेडियो, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजिबल, अल्ट्रावायलेट, एक्स किरणें और गामा किरणें, ठीक है, ठीक है। तो देखो
अब ये सारे के सारे साथ एक साथ याद हो गए, रमी वुक्स जी, इसको ऐसे याद करना है, रमी वुक्स जी, बार बार बोलोगे रमी वुक्स जी, सातों याद हो गए। अब इनकी सीक्वेंस याद होनी चाहिए। इधर से इधर जाने पर आवृत्ति बढ़ती है, इधर से इधर जाने पर ई बराबर एच न्यू होता है ना, तो न्यू बढ़ेगा तो ई भी बढ़ेगा, ऊर्जा भी बढ़ती है। इधर से इधर जाने पर आवृत्ति बढ़ती है, इधर से इधर जाने पर ऊर्जा बढ़ती है, इधर से इधर जाने पर खतरा भी बढ़ता है, खतरनाक होती जाती है। इधर से इधर जाने पर लैम्बडा क्या होता है, लैम्बडा घटता है, ये ध्यान रखना। मतलब लैम्बडा सबसे ज़्यादा किसका होता है, आर का। क्यों होता है, तो देखो आर में अपने आप में एक लैम्बडा बन रहा है कि नहीं बन रहा, उल्टा लैम्बडा, अरे बन रहा है कि नहीं बन रहा, ऐसे याद रखना। लैम्बडा किसका ज़्यादा होता है, तो आर में अपने आप में एक लैम्बडा बन रहा है, दिख रहा है आपको, आर में अपने आप में एक लैम्बडा बन रहा है, इसलिए लैम्बडा किसका ज़्यादा होता है, आर का। ठीक है, चलो, तो इसने पूछा निम्न में से कौन सी विकिरण तरंग दैर्ध्य न्यूनतम होती है, तो अब आपको दिख ही रहा है, मैंने कहा कि इधर से इधर जाने पर लैम्बडा घटता है, तो क्या है, गामा। और गामा को ऐसे भी लिखते हैं, तो गामा कौन सा है भाई, ये वाला गामा। क्लियर। अब बोर्ड में क्या सवाल आ सकता है, बोर्ड में बता सकता है कि टीवी के रिमोट में कौन सी तरंग काम आती है, तो आपको पता होनी चाहिए अवरक्त, या मतलब कोई भी एक उपयोग दे दे और 4 ऑप्शन दे दे कि भाई निम्न में से कौन सी तरंग इसमें काम आएगी, ये सवाल आ सकता है इसकी जगह पे। ये ध्यान रखना, मैं जो बता रहा हूँ वैसे पॉसिबिलिटी, सारी पॉसिबिलिटी बता रहा हूँ। अब मैं बढ़ रहा हूँ आगे, ठीक है। 4 दे दिए कि बढ़ते हुए क्रम में रखो, घटते हुए कर, इस ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में रखो, आवृत्ति के बढ़ते हुए क्रम में रखो या घटते हुए रखो, लैम्बडा के बढ़ते हुए क्रम में रखो या घटते हुए। इसमें मैं आपको और चीज़ बता देता हूँ, विजिबल जो है उसमें आपको पता है विब ग्योर होता है, ठीक है। तो मैं फिर से इसमें लिख देता हूँ विब ग्योर। ध्यान से देखिए, ऐसे कोई नहीं बताएगा, अभी तक आप स्कूल में पढ़े हो किसी ने नहीं बताया होगा। इधर देखिए विब ग्योर, मतलब अब ये मान के चलो विब ग्योर भी इसमें मिक्स कर दे तो भी आप बता सकते हो सबसे ज़्यादा लैम्बडा इसका, उसके बाद इसका, उसके बाद इसका है, उसके बाद विजिबल का। विजिबल में भी किसका है, रेड का है, ये रेडियो है, ये रेडियो है, ये क्या है, ये रेड है, फिर रेड का, फिर ऑरेंज का। मतलब आर वालों का वेब ग्योर में आर का सबसे ज़्यादा है क्योंकि इसमें लैम्बडा बन रहा है, और पूरे में रेडियो का ज़्यादा है। तो सीक्वेंस ऐसे बनेगी, आर एम आई, फिर आर ओ वाई जी बी आई वी यू एक्स जी, ये ध्यान रखना। बता दिया भाई। अब बढ़ते हैं, समय नहीं है, आगे बढ़ते हैं। पूरा प्रश्न पत्र सॉल्व करना है, समझाना भी है, सॉल्व भी करना है। इसलिए बिंदु आवेश के लिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं खींचिए। बिंदु आवेश के लिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं खींचनी है, बड़ा आसान है। एक बिंदु बनाया, स्केल से बनाना, एक लाइनें खींच दी, ऐसे सीधी सीधी लाइनें खींचनी, ध्यान रखना। और ये बिंदु आवेश बना दिया सारी तरीके से, बस ये हो गया। ऐसे निकलेगी बिंदु आवेश के लिए, और क्या है, सब लंबवत निकलनी चाहिए, लंबवत दिखनी चाहिए, ऐसे ऐसे नहीं है कि टेढ़ी मेढ़ी निकले। किरचॉफ का द्वितीय नियम लिखिए। किरचॉफ का द्वितीय नियम क्या है, शैल व प्रतिरोधक प्रतिरोधों से युक्त या प्रतिरोधकों से, शैल एवं प्रतिरोधकों से युक्त किसी बंद लूप में, मन से लिख देना, किसी बंद लूप में प्रतिरोधकों पर वोल्टताओं का बीजगणितीय योग लूप में स्थित सेलों के ईएमएफ के बीज गणितीय योग के बराबर होता है। अर्थात से समझ में आ जाएगा, लिखो अर्थात। मैं थोड़ा फास्ट लिख रहा हूँ। अर्थात प्रतिरोधकों पर विभव पतनों का बीजगणितीय योग सेलों के ईएमएफ के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। ऐसे भी लिख सकते हो या आप ऐसे भी लिख सकते हो, एक ही बात है। क्लियर, देख लो भाई। सेल व प्रतिरोधकों से युक्त किसी बंद लूप में, या सीधा लिख दो किसी बंद लूप में, यहाँ से भी शुरू करते हो, किसी बंद लूप में, यहाँ से भी लिख सकते हो किसी बंद लूप में। देखो अरे यार, उत्तर हर कोई, आपकी कॉपी वह चेक करेगा जिसने आपको पढ़ाया नहीं है, ये ध्यान रखना।
तो आप ये तो कभी मत सोचो कि जो मेरे टीचर ने पढ़ाया है एज इट इज़ वो जाके छापूंगा तो पूरे नंबर मिलेंगे, ज़रूरी नहीं है। उसको अच्छा लगना चाहिए, जो आपकी कॉपी, जो शिक्षक आपकी कॉपी चेक कर रहे हैं उनको अच्छा लगना चाहिए, उनको आपको इम्प्रेस करना है। जो जिन्हें आप नहीं जानते हो, उन्हें इम्प्रेस करना है। तो कैसे करोगे? आपकी कॉपी से। पहला साफ सुथरा लिखोगे, खुला खुला लिखोगे, बढ़िया लिखोगे, सही लिखोगे, काटा काटी नहीं करोगे। अगर मान के चलो कुछ काटना है जैसे, ठीक है, तो मान के चलो कुछ गलत लिख दिया तो आप काटोगे तो सीधा एक लाइन से काट सकते हो, बस इसके पास में ऊपर तीर का निशान करके वापस लिख दिया, बस ऐसे, ठीक है। ये चीज़ों का आप ध्यान रखना, काटा काटी ज़्यादा नहीं करनी है। और फिर देखना नंबर नहीं आए तो फिर आप मुझे कहना, कमेंट में लिख देना कि सर आपने बताया उस तरीके से किया था, नंबर नहीं है। चैलेंज करता हूँ, पूरे में से पूरे नंबर आएंगे। साफ सुथरा काम करना है, तरीके से काम करना है। मैंने बता दिया, क्वेश्चन 3 लिख के वो लाइन छोड़ दो, भले आंसर, ठीक है, यहाँ से परिभाषा शुरू कर देनी है बस। या भले परिभाषा के लिए थोड़ी सी जगह छोड़ के, सुनना, थोड़ी जगह छोड़ के यहाँ से शुरू किया, फिर ये थोड़ी सी जगह हमेशा छोड़नी है, पैराग्राफ फॉर्म में करना है। कैसे करना है देखो बता दूं, जगह छोड़ी, यहाँ से लिखना शुरू किया, ये एक पैराग्राफ हो गया, फिर दूसरा पैराग्राफ, फिर से यहीं से ये इस तरह से, ये ध्यान रखना आप, ठीक है। काम साफ सुथरा लगेगा, बढ़िया लगेगा, खुला खुला लिखना है। अब अगला है बायो सावर्ट का नियम लिखिए। किसका? बायो सावर्ट का नियम लिखना है, ठीक है। तो मैं इसको हटा देता हूँ, एक बार आप देख लीजिए। अगला है बायो सावर्ट का नियम, ठीक है। तो बायो सावर्ट का नियम जो है, यहाँ पे नियम लिखना है, ये ध्यान रखिए। तो पूरा नियम थ्योरेटिकल लिखें, ठीक है। कुछ बच्चे ऐसे हैं कि भाई धारावाही तार के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करने के लिए वैज्ञानिक बायो तथा सावर्ट ने एक नियम दिया, उसे बायो सावर्ट का नियम कहते हैं। ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन मुझे ये चीज़ें मज़ा नहीं आ रहा, सही बात बता रहा हूँ। उन्होंने इसकी खोज करी तो इसलिए कहते हैं। देखो क्या है, नियम के अंदर क्या है वो लिखना है, नियम लिखिए। मैं ये चाहता हूँ सामने वाला बिल्कुल नंबर ना काटे, तो मुझे तो ये लगता है कि dB समानुपाती IDL साइन थीटा बट्टा r²। तो आपको क्या लिखना है मैं बता देता हूँ। बायो सावर्ट के अनुसार किसी धारावाही तार के अल्पांश dl के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र dB उस तार में प्रवाहित धारा I के समानुपाती, उस अल्पांश की लंबाई dl के समानुपाती, dl तथा r सदिश के बीच के कोण के ज्या साइन को क्या बोलते हैं, ज्या के समानुपाती, तथा अल्पांश तथा बिंदु के मध्य की दूरी r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात ये ऐसे, ये है बायो सावर्ट का नियम। और फिर उसके बाद अर्थात ये नियम लिख देना है। इतना थोड़ा बड़ा जरूर हो जाएगा, लेकिन अपने को नेता का जाएगा, ये पूरा लिखना ही पड़ेगा, तब सामने वाला अपना बिल्कुल नंबर काटने की गुंजाइश नहीं रखेगा। सामने वाले को कंफ्यूज करना ही नहीं, अपने को सामने वाले को ऐसे बताना है कि उनको कुछ नहीं आता, उसको उनके दिमाग पे ज़्यादा जोर नहीं लगे, पूरे नंबर देगा आपको। उनके दिमाग पे जोर लगा तो नंबर कटेगा। हो सकता है कि थोड़ा 4-5 लाइनों में आ जाए, लेकिन इतना आंसर देना पड़ेगा, क्योंकि भाई नियम लिखना है तो यार नियम बड़ा है तो बड़ा ही लिखना पड़ेगा। अब यार बायो और सावर्ट ने एक नियम दिया, उसे बायो सावर्ट नियम कहते हैं, ये तो बेतुकी बात है, मुझे इस चीज़ में मज़ा नहीं आया, क्लियर कह रहा हूँ। बाकी देखो आपको ठीक लगे। चुंबकत्व के लिए गाउस का नियम लिखिए। चुंबकत्व के लिए गाउस का नियम लिखना है, तो देखिए गाउस के नियम के अनुसार किसी बंद लूप से, पूरा ऐसे लिखना, गाउस के नियम के अनुसार किसी बंद लूप से निर्गत कुल चुंबकीय फ्लक्स, किसी बंद लूप से निर्गत कुल चुंबकीय फ्लक्स सदैव शून्य होता है। मैं लिख रहा हूं इसी तरीके से लिखना है, अर्थात ये सब लिखना है, अर्थात पदार्थ फाई बराबर क्लोज इंटीग्रेशन B.ds सदिश इक्वल्स टू 0 किया डब्बे में बंद, ऐसे ये होता है तरीका लिखने का। पूरे नंबर मिलेंगे, किसी की कोई रत्ती भर गुंजाइश नहीं करेगा आपके मार्क्स कट जाए बेटा, मेरी गारंटी है इस चीज़ की, ठीक है। क्लियर है भाई? होता है, कैसे होता है
तो मैं बता दूं, समझा भी दूं जल्दी से थोड़ा सा। देखो कोई चुंबक यहाँ पड़ी है, नॉर्थ पोल या साउथ है, चुंबक क्षेत्र रेखा निकली, अरे अभी इसको घुसाना यहाँ नहीं था, काटा, ठीक है, यहाँ बना देते हैं, जल्दबाजी में कहीं गलती घुसे। देखो यहाँ से निकली, घूम के आई, एस में घुसी, और बंद लूप बना, बंद लूप बनाती है। तो जब ये घुसी तो ये निकली भी तो निर्गत अंदर से निकलने वाला पॉसिबल ही नहीं है। मान के चलो चुंबक को अंदर रख दो, क्यों, इसका सवाल आ जाए क्यों, संभव क्यों नहीं है, क्योंकि सवाल ये भी आ सकता है क्योंकि चुंबक का एकल ध्रुव संभव नहीं है। इसका उत्तर है संभव नहीं है। चुंबक का एकल ध्रुव नहीं होता है, क्यों, क्योंकि जैसे चुंबक को तोड़ते हैं वापस उसके दो ध्रुव बन जाते हैं। चुंबक में एकल ध्रुव संभव नहीं है। आवेश में एक सिंगल आवेश अवेलेबल होता है, क्यू अवेलेबल है, माइनस क्यू अवेलेबल है, लेकिन वही जोड़ा होता, वही इसकी जगह पे विद्युत द्विध्रुव लेते, मान के चलो क्यू और माइनस क्यू विद्युत द्विध्रुव होता और उससे निर्गत फ्लक्स निकालते, विद्युत द्विध्रुव होता। सुनिएगा, यदि किसी लूप के अंदर, गाउसी लूप के अंदर विद्युत द्विध्रुव होता, विद्युत द्विध्रुव और चुंबकीय द्विध्रुव एक जैसे, विद्युत एक जैसे ही, इन सबके कॉन्सेप्ट सेम होते हैं, इन दोनों के कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, सेम होते हैं। अगर ये सवाल आ जाता तो इसका उत्तर क्या होता, तो इसका उत्तर मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ये आता क्लोज इंटीग्रेशन E डॉट ds, विद्युत क्षेत्र के लिए E डॉट ds बराबर 0। निर्गत फ्लक्स कितना होता है, 0। निर्गत फ्लक्स कितना होता है भाई, 0 इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और ये चुंबकीय के लिए भी लिख दे, कितना होगा, 0, क्योंकि प्लस माइनस है, प्लस भी अंदर है माइनस भी उधर, तो नेट आवेश कितना है, 0। तो आपको पता है इसमें क्या करते हैं, समेशन q बटा एप्सिलॉन नॉट, और समेशन q 0 है तो 0 होना ही है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। विवर्तन के रोक देना, मैंने हटा दिया उसको, अगर आपको चाहिए तो वीडियो को पॉज करके देख लेना। प्रकाश के विवर्तन से आप क्या समझते हैं, विवर्तन से क्या समझते हैं, चलो परिभाषा देखो जल्दी से, जल्दी से। प्रकाश तरंग का किसी अवरोधक या द्वारक से, अवरोधक या द्वारक के किनारों से टकराकर मुड़कर अपनी दिशा बदल लेना, अपनी दिशा बदल लेने की घटना, बदल लेने की घटना ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है भाई। घटना को विवर्तन कहते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। दहली आवर्ती परिभाषित है। दहली आवर्ती, धातु किसी, देखो सुनते जाना, किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए प्रकाश तरंग की आवश्यक न्यूनतम आवृत्ति को, आवश्यक न्यूनतम आवृत्ति को, मैं देखो फास्ट लिख रहा हूँ, स्पीड होनी चाहिए शक्तिमान वाली, ध्यान रखना, बिना शक्तिमान स्पीड से पेपर सॉल्व ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ मुझे लिखना भी है समझाना भी है। तो किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए प्रकाश तरंग की आवश्यक न्यूनतम आवृत्ति को दहली आवृत्ति कहते हैं। अब इसी के साथ दो परिभाषाएं फ्री में समझाता हूँ, एक के साथ दो फ्री, एक के साथ दो फ्री, एक के साथ दो फ्री। कैसे फ्री? किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए प्रकाश तरंग की आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा, आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा होता तो इसको कहते हैं कार्यफलन। क्या कहते हैं? आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा को कार्यफलन कहते हैं। ठीक है भाई, एक के साथ एक हो गया। एक और अगर मान के आ जाए इन केस कि दहली तरंग दैर्ध्य किसे कहते हैं, दहली तरंग दैर्ध्य, तो आपको पता है न्यू इक्वल्स टू सी बाई लैम्बडा। आवृत्ति और तरंग दैर्ध्य एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती है। तो जल्दी से देखिए, जल्दी से, किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए प्रकाश तरंग की आवश्यक अधिकतम तरंग दैर्ध्य, न्यूनतम की जगह क्या हो जाएगा अधिकतम, क्यों? क्योंकि लैम्बडा का व्युत्क्रमानुपाती, अधिकतम तरंग दैर्ध्य को दहली तरंग दैर्ध्य कहते हैं। बता दिया भाई। अब बढ़ते हैं आगे, बढ़ो बढ़ो आगे भाई। चलो नेक्स्ट, और द्वार की सत्यमान सारणी बनाइए। शक्तिमान सारणी नहीं है, सत्यमान सारणी है, ध्यान रखना। और देखो और कैसा है, और प्लस होता है हमेशा, ये ध्यान रखना।
और एंड हमेशा मल्टीप्लाई होता है, और प्लस एंड मल्टीप्लाई। देखो एक सवाल बताता हूँ 2 नंबर का, लिख लो, इंपॉर्टेंट सवाल बता रहा हूँ, साथ में सारे इंपॉर्टेंट। चलो, जितने भी गेट है, सुनेगा, जितने भी गेट है उनके प्रतीक चिन्ह, उनके ऑपरेशंस और उनकी सारणी ये आपको आने चाहिए। क्या? प्रतीक चिन्ह, ऑपरेशन, संक्रिया और तीसरा सारणी। ये सीधा आएगा 2 नंबर का। इस और का तार्किक और गेट का प्रतीक चिन्ह बनाइए, इसकी संक्रिया लिखिए, और क्या? सत्यमान सारणी बनाइए। चलो, और हमेशा प्लस होता है, एंड हमेशा गुणा होता है, ठीक है, गुणा को बिंदु से भी लिखते हैं। तो चलो मैं इधर बना देता हूँ ए। पहले तो इसका प्रतीक चिन्ह अगर पूछ लेते तो कैसे बनाते? देखो ओ है ना, ओ गोलाई है तो इसको गोलाई से ले लिया, फिर गोलाई, फिर गोलाई, ये हो गया भाई। और ए बी, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी, ए बी और ए प्लस बी, टक टक टका टक, 0 0 0 1 1 0 1 1, ठीक है। 0 1 और 1 जोड़ा, 0 और 1 जोड़ा 1, 1 और 0 जोड़ा 1, 1 और 1 जोड़ा तो भी 1, ये इसकी सत्यमान सारणी होगी। ये आपको नंबर मिल जाएगा भाई, 1 नंबर। और प्रतीक चिन्ह आता तो 1 नंबर, 2 नंबर मिल जाते, और ये आएगा पक्का, ये ध्यान रखना। एंड भी आ सकता है, गुणा करना है, कुछ नहीं, गुणा करेंगे तो क्या आता है? ए डॉट बी, गुणा करना है, गुणा करो भाई, 0 0 गुणा करो 0, 0 को 1 से गुणा करो 0, 1 को 0 से 0, 1 को 1 से 1, क्या दिक्कत है? चलो, ये हो गया भाई, ताम झाम खत्म। अब आ रहे बड़े वाले सवाल, 2 नंबर वाले सवाल, ठीक है। प्रश्न संख्या 9 से 11 के उत्तर पुस्तिका, नहीं अभी तो 1 नंबर के चल रहे हैं, तो ये अब सदब वाले, ये रिक्त स्थान वाले हैं। चलो रिक्त स्थान भर दो। विद्युत क्षेत्र की दिशा समविभव पृष्ठ के तल के कैसी होती है? ये समविभव पृष्ठ का तल है, विद्युत क्षेत्र कैसे होती है? ऐसे लंबवत। ऐसा भी आ सकता है, समविभव पृष्ठ बनाइए, कोई दे देगा बिंदु आवेश के लिए समविभव पृष्ठ बनाइए, गोली आवेश के लिए समविभव पृष्ठ बनाइए, बेलनाकार आवेश के लिए समविभव पृष्ठ बनाइए, या समतल विद्युत क्षेत्र के लिए समविभव पृष्ठ बनाइए, आप बना सकते हो। समविभव पृष्ठ पर विभव समान होता है, विभव समान होता है, नाम से क्लियर है, और किया गया कार्य 0 होता है। समविभव पृष्ठ पर एक आवेश को दूसरे स्थान पर ले जाने में किया गया कार्य सदैव 0 होता है। तो विद्युत क्षेत्र की दिशा में समविभव पृष्ठ के कैसा है? लंबवत होता है। कैसा होता है? तल के। सदैव लिख सकते हो, भले लंबवत लिख लो या सदैव लंबवत लिख लो, एक ही बात है। क्यूरी नियम के अनुसार अनुचुंबकीय पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति परम ताप के, तो आपको पता है चुंबकीय प्रवृत्ति परम ताप के व्युत्क्रमानुपाती होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। कुछ व्युत्क्रमानुपाती को कुछ बच्चे अनुक्रमानुपाती लिख देते हैं, अनुक्रमानुपाती नहीं होता है। अनुक्रमानुपाती मतलब समानुपाती होता है, अनुक्रमानुपाती मतलब समानुपाती होता है। तो यहाँ आएगा व्युत्क्रमानुपाती होती है। विद्युत चुंबकीय तरंगों के संचरण में विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के कैसे होते हैं प्यारे बच्चों? तो विद्युत क्षेत्र ऐसे देखो, ऐसे होता है, ये होता है x, ये होता है y, ये होता है z, देखो ये होता है, ठीक है, और ये ऐसे E और B, ये मान लो B, ये मान लो B है, और ये मान लो E है। क्या होता है? ऐसे होता है चित्र, आप देखना भाई एक बार, देखो y अक्ष पे तो है E लाल वाला, और ये z अक्ष पे है वो क्या है? B। E और B एक दूसरे के लंबवत होते हैं। E ऐसे दोलन करता है, B ऐसे दोलन करता है, और गति इस दिशा में होती है, ऐसे इस दिशा में, ये ध्यान रखना हमेशा। तो एक दूसरे के क्या होते हैं? यहाँ पे भी क्या आएगा? लंबवत होते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, चलो चलो चलो, अब अपने समय थोड़ा सा, चलो एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में वोल्टा V बराबर 50 साइन ये दिया हुआ है, तो ये ज्ञात करना है। तो ये अपने को स्टैंडर्ड समीकरण लिखो, बार बार लिखते हैं V नॉट साइन, वो याद करो भाई, स्टैंडर्ड लिख देनी है, ज़्यादा नहीं सोचना है। तुलना करो, तो V नॉट कितना आया? V नॉट आया भाई 50। फिर क्या है? तुलना करी तो T तो T के आगे कितना है? 314, और ये 314 ही तो ओमेगा है। क्लियर? बस अब आपको पता है V RMS निकालना, तो V RMS और V नॉट। अब आप सोचो, दोनों V में मैच हो गई।
अब आपको पता है कि सबसे ज़्यादा शिखर किसको कहते हैं, उच्च मान, शिखर मान कौन सा, V0। तो आपको पता है √2 का कुछ गुणा भाग होता है, तो ये ज़्यादा है और ये कम है, तो इसको इसके बराबर करने के लिए इसके बट्टे में √2 करेंगे तभी तो बराबर होगा। ज़्यादा वाले को √2 मतलब 1 से ज़्यादा से भाग देंगे तभी तो छोटे वाले के बराबर होगा। छोटे मियाँ बड़े मियाँ बराबर हो गए, 50/√2, ये आंसर आ गया वोल्ट में, ठीक है। आंसर आया 50/√2 वोल्ट के लिख दो बस, ठीक है। ये हो गया, ओमेगा कहते हैं 2πf, ये हो गया 314, 2 3.14 f, ये हो गया 314, ये काटा तो बच्चा इधर आया 100, 2 से काटा आया 50, फ्रीक्वेंसी आई 50, पीछे लिख दिया हर्ट्ज, मात्रक नहीं लिखेंगे तो नंबर कट जाएंगे। देखो प्यारे बच्चों, ये अपन ने कर लिया यहाँ पे, ठीक है भाई। चलो बहुत बढ़िया, दोनों सवाल कर लिए, 12वां सवाल खत्म। मतलब सेक्शन बी न्यूमेरिकल है, सेक्शन बी न्यूमेरिकल है, और 3 कितने सवाल है, 12 13 14 15 सब 2-2 नंबर के हैं, तो मतलब 8 नंबर के तो न्यूमेरिकल आ ही गए। कौन कहता है न्यूमेरिकल नहीं आते, कौन कहता है कि बोर्ड परीक्षा में न्यूमेरिकल नहीं आते, राजस्थान बोर्ड में न्यूमेरिकल नहीं आते। देखो 8 के आ गए और 2-1 नंबर के उसमें हो जाएंगे, किसमें, अब सदा 1 नंबर वाले सवाल में मान लो लगभग 8-10 नंबर के न्यूमेरिकल तो होते होते हैं, और आसान न्यूमेरिकल है, आप कर सकते हो। चलो ये हो गया। 10,000 वोल्ट के विभवांतर से त्वरित इलेक्ट्रॉन से संबंधित द्रव्य तरंग का मान ज्ञात कीजिए। ये ऐसा सवाल है ना, ये ऐसा सवाल है ना, जब चांद पे दुनिया बसने लग जाएगी, मंगल पे दुनिया बसने लग जाएगी, तो भी ये सवाल, राजस्थान बोर्ड अगर वहाँ होगा ना चांद और मंगल पे, तो भी ये सवाल जरूर आएगा, आता ही आता है ये सवाल, पक्की बात है। सिलेबस में से ये टॉपिक तो हटा दिया गया, लेकिन ये आएगा, पक्की बात है। क्या है भाई विभव का सूत्र, V बराबर लैम्बडा, लैम्बडा का है 12.27 एंगस्ट्रॉम बट्टा √V। तो क्या है 12.27 एंगस्ट्रॉम बट्टा √V की जगह क्या लिख दिया, एक जीरो गिनना, कंफ्यूज मत होना, जीरो उतने ही होंगे, पूरा पूरा अंडरूट निकल जाए। ये 10,000 एक बार आया यहाँ पे 100, एक बार यहाँ आया 64, तो डरने की जरूरत नहीं है, पूरा पूरा अंडरूट निकल जाएगा। तो आया 12.27 एंगस्ट्रॉम बट्टा 00, तो 0.0 लगाना जरूरी है, 2 इधर आ गया एंगस्ट्रॉम। अरे क्लियर है कि नहीं है, क्या आया भाई लैम्बडा, किसका, इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। नाभिक के भट्टी का चित्र बनाइए, सीधा सीधा किताब से उठा के चित्र बनाना है, 2 नंबर मिलेंगे। कितने नंबर मिलेंगे, पूरा नामांकित बोल दिया इसने, नाम होने चाहिए। तो भट्टी का ऐसा चित्र बना हुआ है ना, आपने देखा होगा ऐसे घन घनाभ जैसा कुछ, ऐसा वो चित्र, वो पूरा बनाना है, एज इट इज़, ध्यान रखना। अब चित्र तो आपको ही बनाना है भाई, चित्र भी इसमें आ गया, ठीक है। एक आयाम मॉड्यूली तरंग में अधिकतम 10 वोल्ट और न्यूनतम 2 वोल्ट मॉड्यूलन सूचकांक ज्ञात करो। तो सवाल आया था मॉड्यूलन सूचकांक क्या होता है, AM बटा AC, A मैक्सिमम माइनस A मिनिमम, A मैक्सिमम प्लस A मिनिमम, ये एक साथ सूत्र होते हैं। अब सवाल आ गया मॉड्यूलन सूचकांक किसे कहते हैं, तो इसको कहते हैं मॉड्यूलित, इंग्लिश में इसको कहते हैं, ये है मॉड्यूलेटेड, हाँ मॉड्यूलेटिंग, हाँ, तो ये है मॉड्यूलित, ठीक है। और एक होता है मॉड्यूलक, और एक होता है वाहक, ठीक है। तो मॉड्यूलित तरंग के आयाम, मॉड्यूलक जिसका मॉड्यूलन करना है, तो मॉड्यूलक तरंग का आयाम तथा वाहक तरंग का आयाम के अनुपात को क्या कहते हैं, को मॉड्यूलन सूचकांक कहते हैं। इन दोनों के आयाम के अनुपात को क्या कहते हैं, मॉड्यूलन सूचकांक। इंग्लिश में इस M का मतलब होता है मॉड्यूलेटिंग, मॉड्यूलेटिंग, और ये होता है कैरियर, कैरियर वाहक, ठीक है। एक सूत्र होता है A मैक्सिमम माइनस A मिनिमम, क्योंकि इसका मान सदैव 1 से कम होना चाहिए, या कम होता है M लेस देन 1, अभी कभी आ गया था, क्या होता है, तो 0 से 1 के बीच मान सकते हो, या 1 से कम होना चाहिए, इसका मान सदैव 1 से कम होना चाहिए, ठीक है।
अब इधर देखिए, तो 1 से कम होना चाहिए, तब आप कंफ्यूज हो जाओगे ऊपर प्लस आएगा कि माइनस आएगा, तो दिमाग आप लगा देना, 1 से कम लाना है। आप क्या करना, ए मैक्सिमम ए मिनिमम लिख देना, ए मैक्सिमम ए मिनिमम। अब सोचना प्लस आएगा कि माइनस आएगा, तो लॉजिक सोचना जब प्लस आ जाएगा तो संख्या 1 से बड़ी हो जाएगी, मॉडुलन 1 से बड़ा नहीं होता, फिर वो अति मॉडुलक हो जाएगा, जो गड़बड़ हो जाएगा मामला, वो अपने को चाहिए नहीं। तो सीधा सीधा उत्तर है 10 - 2, 10 + 2, सीधी सीधी जोड़ बाकी, गुणा भाग भी नहीं है, जोड़ बाकी ही है। ये हो गया टक, और ये आया टक, एम का मान, कोई मात्रक नहीं होता इसका, ये अनुपात है। आंसर आ गया भाई, आंसर आ गया, आगे बढ़ो। अच्छा चलो भाई आगे बढ़ते हैं। सी सेक्शन, ऐसा सवाल बार बार आया हुआ है, मॉडुलक सूचकांक वाला, कर सकते हो। अब सवाल है 16वां, विभवाहक की सहायता से दो प्राथमिक सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना का व्यंजक प्राप्त कीजिए, आवश्यक चित्र बनाइए। तो प्राथमिक सेलों में आपको पता है E1/E2 बराबर L1/L2 लाना है, और चित्र तो बनाना ही है, ठीक है। और इसमें आपको क्या करना है, इसमें R बराबर L1/L2 - 1 × R, ये इसमें दूसरे वाले में और ये इसमें, ये सिद्ध करना है। आपको तो पूरा करा दो, एक बार देखिए, पूरा कराना है तो करा देता हूँ, इतने में ही काम हो रहा है तो इतने में काम कर लो भाई। कहोगे तो शॉर्टकट में बता दूंगा, जल्दी से देखिए, ठीक है। देखो अथवा शुरू हो गए, अब 15 तक तो देखो, अब 16 से अथवा है, आधा पेपर अथवा है, समझ रहे हो मेरी बात, आधा पेपर अथवा है, मतलब नंबर लाना बहुत आसान है, आराम से पेपर, मैं कहता हूँ जो पेपर आपसे पहले वाले बच्चों से 3.25 घंटे में होता था, इस बार वाला पेपर बच्चे 2.5 घंटे में कर लेंगे, और बचा हुआ आधा पौन घंटा जो सवाल नहीं आ रहा उस पर जोड़ देना है, और पेपर का वापस जांच करनी है, खुला खुला साफ सुथरा बढ़िया लिखना है, ठीक है। विभवाहक की सहायता से दो प्राथमिक सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना का व्यंजक, आवश्यक चित्र बनाना है, बना लोगे, ठीक है। ये सिद्ध करना है डेरिवेशन पेपर का, ठीक है। अगर ये डेरिवेशन बताने लग जाऊंगा तो बहुत लंबा समय लग जाएगा, ठीक है। चलो, और कहोगे तो मैं इसी में बता देता हूँ, यहाँ पे छांट वाट करके। देखो ये बना, ये कुंजी, ये रियोस्टेट, ये आ गया तार, ये रियोस्टेट को टक ऊपर से किया, ये हो गया रियोस्टेट, ये कुंजी, और ये हो गया ई प्राइमरी सेल, ये होगी विभवमापी की तार ए बी, क्लियर, ठीक है। अब इसके लिए डेरिवेशन करना है, तो देखिए इधर से एक सेल आएगा ऐसे, या E1 प्लस माइनस, इसका प्लस माइनस इसका प्लस प्लस सेम होना चाहिए, फिर एक और दूसरा सेल आएगा E2 X Y Z 2A स्विच, यहाँ आया गैल्वेनोमीटर और यहाँ आया जॉकी, ये देख रहा है चित्र पे। क्या करना है, पहले इन दोनों को जोड़ना है, ठीक है, X और Z को। तो कहाँ लिखूँ, यहाँ लिखूँ, पहले X और Z को जोड़ा, तो X और Z को जोड़ा तो संतुलन की लंबाई आएगी इसके ऊपर, पहले लंबाई आएगी मान के चलो L1, तो आपको सूत्र पता होता है, E1 के लिए लंबाई है L1, तो E1 बराबर 5L1, ठीक है। फिर दूसरे के क्या किया, खोल के Y को Z से जोड़ा, फिर इसको जोड़ा, तो संतुलन की लंबाई अब क्या आ गई, अब मान के चलो कुछ और आ गई, L2 यहाँ तक ही आ गई। तो अब E2, इस E2 के लिए संतुलन की लंबाई विभवमापी पे कितनी आएगी, 5L2। शॉर्ट में बता रहा हूँ भाई, लंबा तो बता नहीं सकते क्योंकि समय नहीं है। एक समीकरण 2 भाग दिया, E1/E2 बराबर L1/L2, बस खत्म, चित्र बना देना, ये लिख देना, ठीक है। फिर बता सकते हो L1 ग्रेटर देन L2 है तो E1 ग्रेटर देन E2 हो जाएगा, L1 लेस देन L2 है तो E1 लेस देन E2 हो जाएगा, वो बता सकते हो। इसी प्रकार ये हो गया, देखो जल्दी से, फिर बढ़ते हैं आगे। विभवाहक की सहायता से किसी प्राथमिक सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करने का व्यंजक ज्ञात कीजिए। तो आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करने का व्यंजक ज्ञात करना है, तो उसके लिए चित्र बता दूं, पहले आसान है वो चूज कर ले। देखो क्या होता है, पेड़ से पके हुए फल छांटना एक कला है, तो अथवा वाले सवालों में से आसान सवाल छांटना भी एक कला है, बात है समझ। उस कला को यहाँ पे मतलब अपने को पूरा 100% अपनी कला को यूज़ करना है।
कि भाई कौन सा सवाल है, उसमें लिखने के लिए मैटर में है कि नहीं है, और गलती ना हो ऐसा सवाल उठाना है। चुनना है बढ़िया पका हुआ आम चुनना है, पका हुआ आम, ठीक है, ये ध्यान रखना। शुरू करते हैं। तो बैटरी, कुंजी, रियोस्टेट, टक। मैं थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ भाई, क्योंकि देखो मुझे बहुत लंबा पेपर सॉल्व करना है। प्राइमरी सेल, कुंजी K1, रियोस्टेट चित्र कर दिया। ये अपनी विभवमापी तार है AB, ठीक है। कलर एक ही यूज़ कर रहा हूँ, ज़्यादा कलर करने से क्या होगा। ये एक बैटरी, ठीक है, गैल्वेनोमीटर, और ये जॉकी, विसर्पी कुंजी, हिंदी में बोलते हैं विसर्पी कुंजी, इंग्लिश में बोलते हैं जॉकी, ठीक है। ये आ गया रेजिस्टेंस बॉक्स, ठीक है। ये कुंजी K2, ये सेल E प्लस माइनस, और इस सेल का आंतरिक प्रतिरोध R है। इस सेल का आंतरिक प्रतिरोध भी R E के पास में। अब क्या होगा, पहले ये कुंजी केस 1, K2 खुली है, K2 खुली है तो क्या होगा, ये खुली है मतलब ये है ही नहीं। संतुलन की लंबाई देखी, मतलब ये खुला है, इसका मतलब ये है ही नहीं, सर्किट में ही नहीं है, खुली है मतलब यहाँ से कुंजी खुली हुई है। खुली हुई मतलब इसमें विद्युत का चालन नहीं है। तो अपन ने संतुलन की लंबाई देखी, अपनी लंबाई कितनी आई L1, तो अपन ने कहा E बराबर E ही है, तो E बराबर फाई L1, ठीक है। विभव प्रवणता है फाई, फाई क्या है, विभव प्रवणता है, ठीक है, जो किस पे निर्भर करती है, प्राथमिक सर्किट पे निर्भर करती है। चलो केस 2, K2 को बंद कर लिया, तो इधर देखो संतुलन था, इसका विभव, इस तार का विभव इस विभव के बराबर था, तो धारा नहीं बह रही थी। संतुलन की अवस्था में गैल्वेनोमीटर में धारा कितनी होती है, 0, मतलब धारा नहीं बहती है। अब जैसे ही मैंने इसको जोड़ दिया, इसको जैसे ही मैंने जोड़ा, तो अब ये बैटरी सोचेगी कि भाई धारा मेरे को उधर तो नहीं जाने दे रही है, लेकिन मैं नीचे तो धारा बहा ही सकता हूँ। तो ये बैटरी क्या करेगी, नीचे धारा बहाना शुरू कर देगी। इस रेजिस्टेंस बॉक्स से R प्रतिरोध निकाला हुआ है, इसका प्रतिरोध कितना है, R है, तो धारा नीचे बहनी शुरू हो जाएगी। और जब नीचे धारा बहनी शुरू हो जाएगी तो कुछ धारा I जो है, I बहने लग जाएगी, कुछ धारा इस आंतरिक प्रतिरोध में से भी गुजरेगी। जब कुछ धारा इस आंतरिक प्रतिरोध में से गुजरेगी प्यारे बच्चों, तो अब बैटरी का EMF न रहकर टर्मिनल वोल्टता बदल जाएगा। क्यों बदलेगा, क्योंकि आपको पता है V बराबर E माइनस आई आर। पहले जब I 0 था तो V बराबर E ही था, E V ही था, ठीक है। लेकिन जैसे ही धारा बढ़ेगी, धारा बहनी शुरू होगी, विभव पतन होगा, तो EMF में से IR कम होगा, तब ये विभव आएगा। क्लियर भाई, मतलब समझ रहे हो। अगर ये 10 वोल्ट था, 10 वोल्ट का EMF था और इसमें धारा बहने लग गई पॉइंट कुछ भी पॉइंटों में, तो इसके कारण 0.5 भी विभव पतन हुआ, तो अब इसका EMF 10 नहीं होके इसके ऊपर टर्मिनल वोल्ट आ जाएगी 9.5 की। क्यों, क्योंकि 0.5 तो ये खा गया, कौन, आंतरिक प्रतिरोध। 10 थी, सुनिएगा, पहले धारा नहीं बह रही थी तो 10 ही थी, धारा बहने लगी तो आंतरिक प्रतिरोध ने 0.5 वोल्ट का पतन किया, तो अब जो बचा वो कितना है, 9.5। तो ये है V, ये है IR, और I छोटा r, और ये क्या है EMF। तो E माइनस आई आर बराबर V, यही मैंने लिखा है। तो अब क्या है, अब इसका जो EMF है वो EMF नहीं रह के क्या हो जाएगा, V हो जाएगा। और अब जब V पहले से कम हो गया तो संतुलन की लंबाई अब पहले से कम आएगी, तो अब आ जाएगा V बराबर फाई L2। पुनः 1 को 2 से भाग दिया तो E बट्टा V कितना आ जाएगा, L1 बट्टा L2। आगे भाई, पहला वाला मैं होता तो पहला वाला चूज करता, आसान है। किसी को दूसरा करना है तो मैं बता देता हूँ, L1 बट्टा L2, ठीक है। मुझे ये इस बार लगता है ये सवाल आएगा, पता नहीं क्यों लगता है, सपने में भी आया था मेरे। चलो E बट्टा V बराबर L1 बट्टा L2 हो गया। चलो अब L1 बट्टा L2 हो गया, तो अब मेन कहानी तो अभी डेरिवेशन पड़ी है, अभी तो आधा सॉल्व हुआ है, यहाँ तक पहला हो गया था, अब ये तो आधा हुआ है, अभी और करना है। अब कैसे करना है तो देखिए, इधर करेंगे, छोटा छोटा जगह तो है नहीं। इसमें से I धारा बही और इसका आंतरिक प्रतिरोध अगर R है, सुनिएगा,
और ये छोटा आर है, ये बड़ा आर है, ये ध्यान रखना छोटे बड़े में। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं समीकरण को वापस लिखूँ। मेरे को क्या चाहिए, ई बटा वी का मान है ना, और मुझे छोटा आर चाहिए एक्चुअल में। मुझे आंतरिक प्रतिरोध याद करना मतलब छोटा आर चाहिए, तो मुझे इसके अंदर ही कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो मैंने कहा वी बराबर ई माइनस आई आर, ठीक है। अब मुझे लाना है छोटा आर, क्या लाना है, छोटा आर। छोटा आर लाना और ई बटा वी का मान मुझे मिल चुका, मतलब मुझे छोटा आर ई और वी में चाहिए, जो भी चाहिए। तो मैं इस आई को तो हटाता हूँ। आई क्या है, धारा। ये धारा आई कितनी है, कुल ईएमएफ बट्टा कुल प्रतिरोध आर प्लस आर। तो यह हो जाएगा वी बराबर ई माइनस ई बट्टा आर प्लस आर इंटू आर। दिख रहा होगा सबको, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, इसको सॉल्व करूँगा। छोटा आर देखो वापस लिख देता हूँ, वी बराबर ई माइनस ई बट्टा आर प्लस आर इंटू आर। इसको सॉल्व करके मुझे छोटा आर निकालना है। छोटा आर आ जाएगा, सॉल्व करना पूरा ये आपके ऊपर है, आप कैसे करते हो। ई माइनस वन इंटू आर, ये आ जाएगा। आर बराबर ई, देखो यहाँ तक किया, फिर ये पूरा किया। आर बराबर ई बट्टा वी माइनस वन। अब ये वैल्यू इसके अंदर रखेंगे तो क्या आ जाएगा, आर बराबर L1 बट्टा L2 माइनस वन इंटू आर। ई बट्टा वी का वैल्यू अपन ने निकाला हुआ है। तो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हो। चलो चलो जल्दी देखो, जल्दी देखो, स्क्रीनशॉट वगैरह लेना ले लो, आगे बढ़ते हैं भाई। निलंबित कुंडली धारा मापी किसे कहते हैं, तो पूरा लिख देना कि निलंबित कुंडली, मैं इसमें लिखाऊंगा नहीं, बता रहा हूँ। निलंबित कुंडली धारा मापी किसे कहते हैं, तो इसमें एक आयताकार कुंडली होती है जिसमें तांबे के पतले तथा विद्युत रुद्ध तांबे के जो तार होते हैं वो एल्यूमिनियम पर लिपटे हुए रहते हैं, ठीक है। इसके अलावा क्या होता है, घोड़े की नाल का जो नाल चुंबक होता है, नाल चुंबक के ध्रुव खंडों के बीच, शक्तिशाली ध्रुव खंडों के बीच इसको रख दिया जाता है ताकि इसके ऊपर चुंबकीय क्षेत्र त्रिज्य रूप से लंबवत आपतित हो, ठीक है। ऊपर से इस आयताकार कुंडली को क्या करते हैं, फॉस्फोरस ब्रॉन्ज के तार से लटका देते हैं, ठीक है, क्लियर, मरोड़ी टोपी से कनेक्ट कर देते हैं। और उसके ऊपर एक उत्तल लेंस या समतल दर्पण लगा हुआ रहता है जो क्या करता है, पैमाना शो करता है। इस तरह की व्यवस्था है, इसे निलंबित कुंडली धारा मापी कहते हैं। इसका उपयोग किसमें करते हैं, धारा के संसूचन में किया जाता है। धारा के संसूचन तथा धारा की दिशा मापन में दिशा बताने में किया जाता है। नामांकित चित्र बनाना है, वो कहानी लिखनी है, चित्र बनाना है, और कि कुंडली में प्रवाहित धारा, कुंडली में उत्पन्न विक्षेप के अनुक्रमानुपाती होती है, ये बताना है। तो ये तो मैं बता देता हूँ कैसे होती है। तो आपको पता है कि कुंडली है, कुंडली पे एक टॉर्क लगता है, उसको बोलते हैं विक्षेपण बल आघूर्ण। विक्षेपण बल आघूर्ण में टॉर्क होता है जो आपको पता है, पहले अपन निकाल चुके हैं, बनिया साइन थीटा होता है, ठीक है, क्लियर। चूंकि मैं इसी में लिख देता हूँ, ठीक है, चूंकि ये इसमें बनिया साइन थीटा होता है और चुंबकीय क्षेत्र लंबवत आपतित होता है, त्रिज्यीय खंड होते हैं। चुंबक क्षेत्र कैसा आता है, कॉइल पे लंबवत होता है, इसलिए हमेशा यहाँ पे साइन 90 रहता है और साइन 90 एक हो जाता है। दैट्स वाई ये बनिया रहता है, बनिया याद रख लेना, ठीक है, ठीक है। विक्षेपण बल आघूर्ण हो गया। अब क्या, एंटन बल आघूर्ण। अब क्या होता है, एंटन बल आघूर्ण भी होता है एक। एंटन बल आघूर्ण क्या होता है कि मान के चलो ये है, ये किसी कारण से ऐसे घुमा तो मेरा शरीर वापस भी तो उसको मोड़ने की कोशिश करेगा। तो जब कोई चीज़ मुड़ती है वापस ओरिजिनल स्टेट में आने के लिए भी घुमाने की कोशिश करती है, उसको कहते हैं एंटन। एंटन बल आघूर्ण जो हो जाएगा वो हो जाएगा घुमाओ, मतलब घूमने के समानुपाती बराबर C5। संतुलन की अवस्था में, शॉर्ट में बता रहा हूँ, देखो लंबा तो समय है नहीं, बनिया बराबर C5, तो I बराबर C बटा बना फाई, ये सब क्या है, C बटा बना है कांस्टेंट K, तो I बराबर क्या हो जाएगा K फाई, दैट्स वाई I समानुपाती फाई। प्रवाहित धारा, कुंडली में प्रवाहित धारा, ठीक है, वो किसके समानुपाती होती है, विक्षेपण, तो लिखा हुआ है। अतः
धारा मापी की कुंडली में प्रवाहित धारा कुंडली में उत्पन्न विक्षेप के अनुक्रमानुपाती होती है। लास्ट लाइन ये लिख के खत्म कर देना। चलो, हेल्महोल्ट्ज कुंडलियां किसे कहते हैं? जब दो समाक्षी जिनका अक्ष समान हो, जब दो समाक्षी समान त्रिज्या की दो कुंडलियां जिनमें समान धारा समान दिशा में बह रही है, जिनके बीच की दूरी या जिनके कुंडलियों के केंद्रों के बीच की दूरी कुंडली की त्रिज्या के बराबर हो, तो इस व्यवस्था में इन कुंडलियों को हेल्महोल्ट्ज कुंडलियां कहते हैं। हेल्महोल्ट्ज कुंडलियां कहते हैं। आवश्यक चित्र बना लेना भाई। चित्र कैसे बनाओगे? ऐसे बना लेना बस, टक, गांधी जी के चश्मे जैसा कुछ। यहाँ पे निकालना है चुंबकीय क्षेत्र। कहाँ पे? ये त्रिज्या आर है, ये त्रिज्या आर है, और बीच में यहाँ ज्ञात करना है। ठीक है, तो चित्र बनाना है। इसका ग्राफ भी है, आवश्यक चित्र बनाइए। तो एक ग्राफ भी है, ये भी बना लेना। आवश्यक में तो मैं तो कहता हूँ जो है इधर बनाता हूँ भाई, क्योंकि इसमें मिटा नहीं सकते ना, वापस मिटाते सब गड़बड़ हो जाते, इसलिए एक ऐसे और एक ऐसे और ये ऐसे। ठीक है, ये आर, ये चुंबकीय क्षेत्र, इस तरह का ग्राफ बना हुआ, एक ये बना हुआ, बना लेना। सिद्ध कीजिए कि हेल्महोल्ट्ज कुंडली में प्राप्त एक समान चुंबकीय क्षेत्र का मान प्रत्येक कुंडली द्वारा इसके केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का 1.432। देखो ऑब्जर्वेशन क्या होता है, 1 से 4 तक की गिनती है, 1 2 3 4। ठीक है, इतने गुना होता है। हटा दूँ एक बार से, तो हटा दूँ, अगला सवाल शुरू हो जाएगा। चलो, तो कैसे करेंगे? तो इसके लिए अपने को फॉर्मूला पता है, चुंबकीय क्षेत्र का बी बराबर कितना होता है? म्यू0 बट्टा 4 पाई टूनिया अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2 होता है। अब मैंने आपको बताया था ये दूरी है दोनों के बीच की, और r/2 पे ज्ञात करना है। तो आप क्या करोगे? x की जगह रखोगे r/2, इसको सॉल्व करोगे तो क्या रखोगे? म्यू0 बट्टा 4 पाई 2n पाई r स्क्वायर। ठीक है, और x की जगह क्या रखोगे? r/2। r/2 रखोगे तो कितना हो जाएगा? r²/4, तो ये हो जाएगा 5/4 आर स्क्वायर की पावर 3/2। इसको पूरा सॉल्व करोगे, जितना भी आएगा उसको क्या करोगे? 2 गुना कर लोगे, जितना भी आएगा उसको 2 गुना करोगे तो ये आंसर आ जाएगा, क्योंकि इसके कारण और उसके कारण 2 गुना होगा। क्योंकि देखो सीधी सी बात है यार, अगर दोनों के कारण 2 ही ऑप्शन होते हैं, या तो 2 गुना होगा, दोनों समान है, सब कुछ समान है, तो या तो दोनों के कारण जितना उस बिंदु पे होगा तो या तो डबल होगा या 0 होगा। अब दिशा है, दिशा एक ही दिशा में जा रहा है तो क्या होगा? डबल होगा, और विपरीत दिशा में तो 0 होगा। 2 ही ऑप्शन होंगे, दिमाग क्या लगाना, तो 2 से ही गुना होना है, तो 2 से गुना हो जाएगा तो ये आंसर आपका आ जाएगा। करके देखना घर पे, अभी आगे आप प्रैक्टिस करना भाई, मैंने आपको बता दिया। इसको सॉल्व करोगे ये 1 के कारण आएगा। ठीक है, इसको मैं बोल दूंगा B1। ठीक है, कर लेना फिर आप, कुछ नहीं है, तसल्ली से बैठ के करना, अपने आप आएगा आंसर। एक ही आवृत्ति की 2 तरंग है, न्यूमेरिकल आगे देखो फिर से, कितने नंबर का भाई? 3 नंबर का है। एक ही आवृत्ति की 2 तरंगों के आयाम 2:1 में 1 अनुपात में है। व्यतिकरण क्षेत्र में कंपनों के महत्तम न्यूनतम आयाम तीव्रताओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। चलो भाई, महत्तम न्यूनतम आयामों में, आयाम मैक्सिमम, आयाम मिनिमम, ये बोला व्यतिकरण में कंपनों के महत्तम व न्यूनतम। अब ए मैक्सिमम कितना होता है बताओ भाई? A1 प्लस A2। मिनिमम कितना होता है? आयामों का अंतर, ये होता है। अधिकतम आयाम कितना होता है? क्लियर? अधिकतम आयाम कितना होता है? समपाई पे, और विषम पाई पे माइनस आता है, ये अपन ने किया हुआ है। अरे याद है कि नहीं है? अब कहोगे सर नहीं याद है। A बराबर A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos थीटा। ये सब बता चुका हूँ मैं, तो इससे ये आएगा। अब अपन करेंगे क्या है, तो मैंने क्या किया? A1 अनुपात A2 प्लस 1, A1 अनुपात A2 माइनस 1। मैंने क्या किया? A2 कॉमन लिया इधर भी, और A2 कॉमन लिया मैंने नीचे भी, A2 से A2 गया, ये आ गया। अब अनुपात तो दिया हुआ ही है, तो क्या आ जाएगा? 2:1 प्लस 1, 2:1 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 2 + 1 3, और ये हो जाएगा 1, तो आंसर कितना आएगा? 3। अब देखिए बोला तीव्रताओं का अनुपात क्या होगा, तो
आई मैक्सिमम बट्टा आई मिनिमम, तो ए मैक्सिमम का जो है उसका स्क्वायर, ए मिनिमम का भी स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 3 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 9 अनुपात, ठीक है 9 अनुपात 1 उत्तर आ जाएगा। पूरा ऐसे लिखना, अनुपात होगा 9 अनुपात 1, ठीक है। चलो बढ़े आगे, हटा दे इसको, गिली गिली छू, ये गायब। चलो, किसी व्यतिकरण प्रयोग में आई तथा 4 आई तीव्रताओं के 2 स्रोतों का उपयोग किया गया है। उन बिंदुओं पर तीव्रता ज्ञात कीजिए जहां पर अध्यारोपण करती हुई दोनों तरंगों के मध्य कलांतर दिया हुआ है। तो अभी अपन ने कलांतर का सूत्र ज्ञात कर ले। सूत्र सीधा सीधा पता है अपने को क्या है। अरे डबल जादू हो रहा है, एक मिनट ना, गिली गिली छू, इस बार ऐसे किया गड़बड़ हो गया। आई बराबर I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट में I1 I2, अरे I2 है, I2 है, ये क्या है I2 है, ध्यान रखना, ठीक है। कॉस फाई सही। चलो विमा 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 तीव्रता की विमा में तीव्रता की विमा जोड़ रही है। तीव्रता का अंडरूट है, यह भी तीव्रता का अंडरूट है, गुणा करेंगे तो तीव्रता की विमा आ जाएगी, ये विमा है नहीं। चलो एक बार तसल्ली के लिए विमा चेक कर ली। पहला केस करते हैं अ से अनार वाला को सॉल्व करते हैं। तो आई बराबर कितना है, आई प्लस 4i प्लस 2, आई का अंडरूट 4i का अंडरूट, कॉस कितना है 0 डिग्री, तो कितना हो गया आई प्लस 4i प्लस 2 इंटू ये कितना हो गया 2, और ये हो गया आई, और ये कितना हो गया 1 कॉस 0, तो ये कितना हो गया 4i कितना हो गया 9i, मेरे ख्याल से देता ही हुआ, कितना हुआ भाई 9i। जल्दी से देखिए भाई कितना आई हुआ, 9i हुआ। जल्दी से देखिए, ठीक है यहाँ तक हो गया। अब π/2 का करो भाई, π/2 का करो, खुद करो एक बार, जल्दी से करो। अरे करो करो करो, जल्दी करो। ठीक है, अब दूसरा वाला करें। तो आई बराबर ये देख लो जल्दी जल्दी क्या हो जाएगा, ये वाला 90 होगा तो ये सारा 0 हो जाएगा, तो क्या आंसर आ जाएगा ब का, अ के बाद ब है, ब का कितना हो जाएगा आई प्लस, आप खुद कर लेना देखो आई, और ये कितना हो जाएगा पूरा 0, क्योंकि कॉस 90 0 होता है, ये पूरा 0 हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 5i। ठीक है 4i और आई और ये हो गया। ठीक है चलो अब बढ़ते हैं आगे, देख लेना भाई
हाइड्रोजन फिर से न्यूमेरिकल, अरे कितने न्यूमेरिकल है भाई, बहुत न्यूमेरिकल आए, 3 3 4 ज़्यादा नंबर के न्यूमेरिकल है भाई। ध्यान रखना, न्यूमेरिकल पे फोकस रखना बड़े अच्छे से, और ऐसा पेपर आ गया तो मज़ा आ जाएगा भाई। हाइड्रोजन परमाणु की वामन श्रेणी की दूसरी रेखा के लिए तरंग दैर्ध्य का मान 4861 एंगस्ट्रॉम है, तो इस श्रेणी की चौथी रेखा के तरंग दैर्ध्य की गणना करो। क्या है, चौथी की गणना करनी है। तो देखो हाइड्रोजन परमाणु की वामन श्रेणी की दूसरी रेखा के लिए तरंग दैर्ध्य इतना है। दूसरी, पहले देखो कैसे पढ़ना, कैसे सवाल को। अच्छा बामर तो क्या होता है, इधर देखो मैं बताऊँ, एल बी पी बी पी, एल बी पी बी पी, गाड़ी चलाओ या पी पी। इधर देखो एल बी पी बी पी में क्या हुआ, एल कितना, 1 है, अपने को चाहिए बामर मतलब 2 है, कहीं से भी 2 में आना है, ठीक है। दूसरी रेखा तो आपको पता है इसमें क्या होगा, 3 से 2, सुनते जाना, 4 से 2, 5 से 2, 6 से 2। तो देखो दूसरी रेखा, 3 से 2 पहली है, तो दूसरी रेखा ये हो गई, और क्या बोला उसके बाद, चौथी रेखा ये हो गई। तो ये ध्यान रखना। तो अपना फार्मूला लगाएंगे, फार्मूला 1/λ बराबर R 1 कितना है, चौथी से दूसरी, तो कम वाला आगे आएगा हमेशा, -1/4 का स्क्वायर, फिर अपन किया 1/λ बराबर R 1 कितना, 2 का स्क्वायर -1 किसका, 6 का स्क्वायर। फार्मूला याद है कि नहीं याद है, याद है कि नहीं याद है, 1/λ बराबर R 1/n1 का स्क्वायर -1/n2 का स्क्वायर। इस तरह से n1 n2 कंफ्यूज हो तो इस तरह होना चाहिए कि इसकी वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव आए, क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू R से गुणा होगी तभी तो लैम्बडा पॉजिटिव आएगा, लैम्बडा कभी नेगेटिव नहीं होता प्यारे बच्चों। तो चलिए प्यारे बच्चों इसको करते हैं 1/, इसको लैम्बडा की जगह मैं वैल्यू रख दूँ 4861, ठीक है। अब इसको हटा दूँ भले। अब इन दोनों को क्या करते थे, भाग मिल्खा भाग, सीधा दिया भाग 1 और ये 2, 1 2 में क्या किया, भाग मिल्खा भाग, 1 डिवाइडेड बाय 2 किया, लैम्बडा आया ऊपर 4861 एंगस्ट्रॉम, पूरा लिखना भाई एंगस्ट्रॉम। चलो भाग दिया तो R से R तो कट गया, ठीक है। अब देखो भाग देता हूँ कैसे, 1/4 - 1/16, 1/4 - 1/36, R से R तो कट गया, 16 - 4/4 इंटू 16, 4 इंटू 36, 36 - 4, मैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ फिर नीचे मल्टीप्लाई, ऐसे ऐसे टक 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 जल्दी हो जाता है। 12, 4 से 4 काट दो, 12/16, 32/36, 12/16 इंटू 36/32, अब इसको काटा काटिए, 4 3 12, 4 चौक 16, 4 8 32, 4 9 36। तो लैम्बडा बट्टा, देखो मैं थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ, टका टक, आपकी भी स्पीड ऐसी ही होनी चाहिए। 9 3 27, 27 इंटू 8 चौक 32, 32। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको ले जा रहा हूँ इधर, गुणा कर रहा हूँ, 4 8 6 1, अरे गुणा तो कर सकते हो आप, एंगस्ट्रॉम गुणा कर देना, उसका मात्रक एंगस्ट्रॉम में आएगा, हो गया आपका आंसर। 4100 कुछ आंसर आएगा इसका भाई, आप देख लेना, ठीक है। 4100, लगभग 4100 आएगा यार, ठीक है। क्लियर है भाई, लगभग आंसर बताना है तो लगभग बता दो, 4101 कुछ आएगा, लगभग बता रहा हूँ, पूरा आप सॉल्व कर लेना। चलो भाई हटा दे, कर दे गिली गिली छू, देख लो गिली गिली छू, हट गया। चलो अब चलो गिली गिली छू के बाद आते हैं, यदि हाइड्रोजन परमाणु के स्पेक्ट्रम है, प्यारे बच्चों देखिए हाइड्रोजन परमाणु, देखो सवाल आया बहुत ही बढ़िया, 2 नंबर का न्यूमेरिकल, 3 नंबर का न्यूमेरिकल, 3 नंबर तक का न्यूमेरिकल बनता है इससे, जो आ चुका है ध्यान से। ये अगला सवाल पहले वाले कॉन्सेप्ट पे ही है, आप स्वयं करें, मैं चाहता हूँ कि 1 मिनट आप स्वयं करें, कुछ नहीं है, मैं बता दूँ आपको। लाइमन श्रेणी मतलब अभी देखा था, L मतलब 1, प्रथम रेखा तो मतलब कहाँ 2 से 1 में आया, तो बामर मतलब 2 की द्वितीय रेखा मतलब 3 से 2 पहली, 4 से 2 द्वितीय, तो ये इन दोनों का संबंध बताना है। तो बता दो भाई, पहला क्या है 1215, तो 1/1215 एंगस्ट्रॉम बराबर R 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/ किसका 2 का स्क्वायर, 1/λ बराबर R 1/, बामर 2 है तो 2 का स्क्वायर कहाँ से आ रही है भाई, 4 से, 4 का स्क्वायर, भाग मिल्खा भाग, समीकरण 1 और समीकरण 2, 1 भाग मत बटा 2, भाग मिल्खा भाग के तो लैम्बडा आया ऊपर, 1215 एंगस्ट्रॉम आया इधर, R से R गया,
और इसको सिंप्लीफाई करके लिखो तो 1 माइनस 1/4, ये हो गया 1/4 माइनस 1/16। सॉल्व किया तो ये हो जाए 4 माइनस 1/4, 16 माइनस 4/4 इंटू 16, 4 से 4 गया तो ये हो गया 3, 1, 12, 16, 3/1 इंटू 16/12, 4, 4, 4 चौक 16, लैम्बडा कितना आया भाई 4 गुना किसका 1215 का, तो ये हो गया 12 चौक 48 और ये हो गया 60 एंगस्ट्रॉम। देखो भाई कितना आसान था, जल्दी देखो, पहले वाले से ये वाला आसान था कि गणना में आसान था, बाकी तो क्या है। जल्दी से देखिए भाई, जल्दी से प्यारे बच्चों। करिए भाई जल्दी से इसको सॉल्व करिए, फिर बढ़ते हैं आगे। चलो भाई समय देखते हैं कितना बचा है। अब चलो अगला सवाल, सेक्शन डी, अंतिम सेक्शन, नहीं ई भी है इसके बाद, 4 सवाल है मतलब, देखो कुछ नहीं है। उभयनिष्ठ आधार सीबी विन्यास में संयोजित किसी एनपीएन ट्रांजिस्टर, देखो एनपीएन ट्रांजिस्टर आ गया, एन अपन ने जो सिलेबस में पढ़े हैं वो पीएनपी पढ़े हैं, तो इस सवाल को तो वैसे ही छोड़ देना। आ जाओ, पीएन संधि डायोड के अग्र तथा पश्च अभिनीति अभिलाक्षणी वक्र प्राप्त करिए।
तो आपको पता है पी एन संधि के अग्र तथा पश्च अभिनति अभिलाक्षणिक प्राप्त करने हैं। अग्र अभिनति में आपको पता है ग्राफ कैसा बनता है, ऐसा, और पश्च में कैसा बनता है, ऐसे जाके और ऐसे ब्रेकआउट हो जाता है। यहाँ कट इन होता है, इसको बोलते हैं कट इन विभव, और ये होता है ब्रेक डाउन विभव, भंजन विभव। भंजन विभव परिभाषा यहाँ आ सकती है सीधी, ठीक है, ये ध्यान रखना। प्रायोगिक व्यवस्था का चित्र बनाइए और वक्र भी बनाना है, तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। प्रायोगिक आपको पता है अग्र में क्या करेंगे, अग्र बायस में आगे की तरफ जोड़ेंगे। कैसे करेंगे देखो, बैटरी यहाँ से जोड़ी, देखो ये P होता है, ये N होता है, तो पॉजिटिव से P जोड़ दिया और इधर जोड़ दिया अमीटर, मिली अमीटर या अमीटर, और इधर जोड़ दिया वोल्ट मीटर, ठीक है, बस खत्म। ये रेजिस्टेंस हो गया इस तरह से, ठीक है। और उसमें क्या करना है, इसको जस्ट उल्टा कर देना, अगले केस में जस्ट इसको उल्टा कर देना बस, ठीक है। बता दिया भाई, रेजिस्टेंस आ गया, वोल्ट मीटर आ गया, मिली अमीटर आ गया, जहाँ से रीडिंग पढ़ सको, ठीक है। चित्र मैंने बता दिया आपको, पी एन संधि वाला। समरूप चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णन गति धातु की छड़ में प्रेरित विद्युत वाहक बल व्यंजक ज्ञात करना है, और एल आर, ठीक है। यहाँ पे भले ही एल आर दिया है, लेकिन इस बार आएगा एल सी आर। क्या आएगा, एल सी आर। एल आर का कर सकते हो, कुछ नहीं करना, एल सी आर का याद कर लो, उसमें से सी के पद हटा दो तो एल आर का हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, सी है नहीं तो वी एल वी आर, ठीक है, तो ये वी एल इधर आ जाएगा और ये आ जाएगा परिणामी विभव। विभव कितना आ जाएगा, वी, इसको हटा दे, इधर करते हैं क्योंकि इसमें क्या मिटा नहीं सकते वापस, वी एल प्लस वी आर का स्क्वायर का अंडरूट, इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर का अंडरूट, ये वी आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से अपन इसका बना सकते हैं। इसका है तो ये आपको पता है बी ओमेगा एल स्क्वायर बटा 2, ये आया था ई एम एफ, बी ओमेगा एल स्क्वायर बटा 2, ये डेरिवेशन आता है किताब में है, ये डेरिवेशन करना है और इसका चित्र बनाना है। अब एक छड़ के लिए आया है, अगर ये 10 छड़ों के लिए आता तो भी यही आता, क्योंकि सब समांतर क्रम में होता है, और अगर ये चकती के लिए आता तो भी इतना ही आता। इसका एक दूसरा फॉर्मूला है बी ए एफ, शायद है ना, बी ए एफ, बाफ, ये भी है। ए एरिया है, एफ फ्रीक्वेंसी है, यहाँ पे ओमेगा कोणीय फ्रीक्वेंसी है, बी चुंबकीय क्षेत्र, एल छड़ की लंबाई है, ये ध्यान रखना। विद्युत द्विध्रुव को परिभाषित कीजिए, तो विद्युत द्विध्रुव की परिभाषा बतानी है कि दो समान तथा विपरीत परिणाम के अल्प आवेश, दो समान तथा विपरीत प्रकृति के आवेश अल्प दूरी पर रखे हो, तो इस व्यवस्था को क्या कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। समान तथा विपरीत प्रकृति के आवेश अल्प दूरी पर रखे हो। विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, आवश्यक चित्र बनाना है, आप बना सकते हो। अक्षीय रेखा पर ये इधर बना लो प्लस, इधर बना लो माइनस, यहाँ से एक दूरी ले लो आर, बिंदु पी पर प्लस क्यू माइनस क्यू, इसके कारण विद्युत क्षेत्र आएगा इधर E1, इसके कारण विद्युत क्षेत्र आएगा अंदर की और E2। E1 ये पास है इसलिए E1 ज़्यादा होगा, ठीक है। ये दूरियां कितनी मान लो, डी मान लो, ठीक है। तो इससे ये दूरी कितनी हुई, ये हो गई R माइनस डी, और ये कितनी हो गई R प्लस डी, R एक्स कुछ भी मान लो। फिर इस तरह से आपने किया होगा, कर सकते हैं। स्थिर विद्युत के लिए गाउस का नियम लिखिए। गाउस का नियम लिखना है भाई, समरूप आवेशित अपरिमित चालक पट्टिका के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए, कर सकते हो। समरूप आवेशित अपरिमित चालक पट्टिका के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक व्युत्पन्न करना है। कैसी, अपरिमित चालक पट्टिका है, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो नॉर्मल है ये, जो कौन सी है वही है अपरिमित चालक पट्टिका, ये समझा दो कौन सी है। अपरिमित के कारण इधर भी होगा, और चालक होती तो इधर वाली साइड नहीं होता है। इस तरह की पट्टी है, ये वाला डेरिवेशन आपने किया होगा। आंसर भी कितना आएगा बता देता हूँ, E बराबर सिग्मा बट्टा 2 एप्सिलॉन नॉट, विद्युत क्षेत्र आता सिग्मा बट्टा 2 एप्सिलॉन नॉट।
गाउस का नियम क्या होता है, क्लोज इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस इक्वल्स टू समेशन क्यू बट्टा एप्साइलन नॉट। ठीक है, ये हो गया समरूप आवेशित, ये हो गया। इसका अगर फॉर्मूला फाइनल आंसर बताना है तो अक्स पर है ना, अक्स ही है ना, अक्स है, लेकिन मुझे लगता है इस बार निरक्स आएगा। तो अक्स कितना है 2 kp अपॉन आर क्यूब। ठीक है, जो भी है एक्स वाई जेड जो भी दूरी है, तो 2 kp बट्टा आर क्यूब। ठीक है, दिशा क्या रहेगी दोनों की सेम, क्योंकि सदिश है, पी की जो दिशा होगी उसी दिशा में ई होगा। चित्र वित्र बता दिए मैंने आपको। ठीक है, इसमें क्या करते हैं 3 भाग मानते हैं। चलो ठीक है, संगारित्र किसे कहते हैं, समांतर प्लेट संगारित्र का व्यंजक प्राप्त कीजिए, धारिता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो इसमें क्लियर दिया हुआ है कि धारिता का एप्सिलॉन सी बराबर एप्सिलॉन नॉट ए बटा डी। धारिता का सूत्र क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट ए बटा डी। धारिता का व्यंजक उत्पन्न करिए, तो आप कर सकते हो, आवश्यक चित्र बना सकते हो। संगारित्र क्या होता है, संगारित्र एक ऐसी युक्ति है जिसमें आकार को परिवर्तित करे बिना आवेश को स्थिर रखते हुए विभव को कम करते धारिता बढ़ाई जा सकती है। आपको पता है Q बराबर क्या होता है CV, तो आकार को चेंज किए बिना आवेश को स्थिर रखते हुए विभव को कम करके धारिता को बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, इसे संगारित्र कहते हैं। समांतर प्लेट संगारित्र की धारिता का व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए, तो व्यंजक एप्सिलॉन नॉट ए बटा डी है, उसमें कोई किंतु परंतु वाली बात नहीं है। देख लेते हैं कैसे आया है, चित्र भी बनाना है। तो चित्र में आपको पता है ये प्लस है, ये माइनस है, प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस सिग्मा माइनस सिग्मा, कुछ भी बोल दो, 3 बिंदु है। यहाँ पे इस प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र जितना होता है इस प्लेट के कारण उतना ही उधर होता है, तो टोटल ई कितना आ जाता है, ई नेट 0। यहाँ पे भी ई नेट कितना आ जाता है 0, और बीच वाले में ई कितना आ जाता है, इसका विद्युत क्षेत्र ई है और इसका भी उसी दिशा में ई है, ई नेट, तो कितना आ जाता है सिग्मा बट्टा 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बट्टा 2 एप्सिलॉन नॉट, ये आ जाता है सिग्मा बट्टा एप्सिलॉन नॉट कुल विद्युत क्षेत्र। ठीक है, विद्युत क्षेत्र के बाद अपने को विद्युत क्षेत्र के बारे में ये पता है कि ई बट्टा डी, ई बराबर आपको फॉर्मूला याद होगा माइनस का डी वी बट्टा डी आर। ठीक है, तो इससे आपको पता चलता है वी बराबर ई इंटू डी। ठीक है, या ई बराबर वी बट्टा डी, कुछ भी कह दो, वी बट्टा डी। ठीक है, तो दोनों प्लेटों के बीच की दूरी कितनी है, डी है, तो ई नेट कितना हो गया सिग्मा बट्टा एप्सिलॉन। ई नेट को मैं लिख सकता हूँ वी बट्टा डी। इन दोनों की तुलना करी तो मैंने क्या लिखा, वी बट्टा डी बराबर सिग्मा बट्टा एप्सिलॉन नॉट, तो वी बराबर सिग्मा एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। अब आपको पता है क्यू बराबर सी वी है, सुनिएगा क्यू बराबर कितना है सी वी है, मुझे निकालना है सी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्यू के पदों में लिख दूँ उसको, तो क्यू बट्टा ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। सिग्मा को क्या लिख सकते हैं, सिग्मा बराबर क्यू बट्टा ए। ठीक है, तो चूंकि क्यू बराबर सी वी है इसलिए सी बराबर क्या हो जाएगा क्यू बट्टा वी। इसमें इसका मान रखेंगे तो सी बराबर क्यू और वी का मान रखेंगे क्यू डी ए एप्सिलॉन नॉट, तो क्यू से क्यू कटेगा तो आंसर आएगा एप्सिलॉन नॉट ए बट्टा डी। ठीक है, थोड़ा सा फास्ट किया है क्योंकि मैं सोच रहा हूँ जल्दी से मोटा मोटी आपको बताना है पेपर कैसे सॉल्व करना बस। आवर्धन क्षमता को परिभाषित कीजिए भाई, आवर्धन क्षमता प्रति आवर्धन क्षमता सूत्र लिखो अपने आप आएगा, प्रतिबिंब की ऊंचाई बट्टा बिंब की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन क्षमता कहते हैं, अर्थात m बराबर एम एच डैश बट्टा एच बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई बराबर बिंब की ऊंचाई। पूरा लिखना, बड़ा सवाल है तो बड़ा लिखना पड़ेगा, थोड़ा सा एक्सप्लेन करके पूरा प्रतिबिंब ये लिख के फिर लिखना प्रतिबिंब की ऊंचाई बट्टा बिंब की ऊंचाई। ठीक है, लेंस मेकर सूत्र ये पूरा डेरिवेशन करना है, आवश्यक चित्र भी बनाना है। प्रकाश तरंगों के व्यतिकरण को परिभाषित कीजिए, व्यतिकरण का क्या होता है परिभाषा बताइए व्यतिकरण की। तो जब दो समान आवृत्ति की तरंग है समान आवृत्ति व लगभग समान आयाम
दो तरंग है जिनका कालांतर समय के साथ नियत हो, एक ही दिशा में गति करती हुई अध्यारोपित होती है। इस घटना को व्यतिकरण कहते हैं। व्यतिकरण फ्रिंज प्रतिरूप उत्पन्न करने के लिए यंग द्विसलिट प्रयोग का सबसे इम्पोर्टेंट है। यंग का द्विसलिट प्रयोग देख लेना 2021 में आएगा। देखो कर्ण अर्जुन मूवी में बहुत समय बाद आए जरूर थे, लेकिन ये सवाल तो बहुत जल्द आने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है भाई। ठीक है, प्रदीप्त फ्रिंजों के लिए फ्रिंज चौड़ाई का व्यंजक करने हैं। सिर्फ अब सारा नहीं करना है, प्रदीप्त के लिए कर लोगे तो आपका काम हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ प्रदीप्त के लिए कहा है। तो फ्रिंज चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो फ्रिंज चौड़ाई कितनी है, कितनी होती है बताओ। ठीक है, लैम्बडा डी बटा डी। प्रकाश के विक्षेपण को परिभाषित कीजिए। जब श्वेत प्रकाश को प्रिज्म में से गुजारा जाता है, जब श्वेत प्रकाश को प्रिज्म में से, प्यारे बच्चों सुनिएगा ध्यान से, देखो ये हम लोग जो लाइव क्लासेस करके मॉडल पेपर दे रहे हैं, आपके बोर्ड परीक्षा के हिसाब से बहुत काम आएगा। आप तसल्ली से बैठ के इसको आराम से देखना, एक बार नॉर्मल स्पीड में देखना, एक बार फास्ट स्पीड में देखना, आपके बहुत काम आएगा। पेपर करने का तरीका कैसे क्या करना है। पहली चीज़, ये जो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं हमारे जोधपुर सेंटर से रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो जोधपुर सेंटर में हम क्लास 8वीं से 12वीं तक साइंस और कॉमर्स में संचालित करेंगे। उसी के साथ IIT और नीट की तैयारी भी करवाएंगे। जो भी कंटेंट है हम हमारे जागृति क्लासेस लर्निंग ऐप पर, ये सारा कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं, कोई चार्ज नहीं ले रहे हैं इससे। हम ये चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जिनकी पढ़ाई कोरोना में बाधित हुई है उनको इसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिले, हम अपने अनुभव को उनसे शेयर करें। तो आपका एक कर्तव्य बनता है कि ये वीडियो आप अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं, जितने भी आपके स्कूल के ग्रुप है, स्माइल ग्रुप है या और भी स्कूल के ग्रुप है, आप उस ग्रुप में डालो। बच्चों को बोलो कि भाई ये देख के चला जा, पेपर कैसे करना है, उससे उसका तरीका समझ में आ जाएगा। अब मैं और तरीके बताता हूँ, जैसे ठीक है, कि मान के चलो कोई सवाल है, उसका क्या है, आंकिक मान पूछा है कितना होगा। तो जब कुछ समझ में नहीं आ रहा तो 0 1 अनंत ये डाल देना। जब कुछ समझ में नहीं आ रहा खाली नहीं छोड़ना है। अब अदा है, अब अदा में जितने आ रहे उतने भर लिए, फिर भी नहीं आ रहा है तो जितने भी बचे हुए उनका एक ही ऑप्शन डाल देना, चाहे अ डाल दो या ब डाल दो। ठीक है, तो कोई ना कोई तो सही होएगा। बात आ रही समझ में। ये लास्ट ऑप्शन है कि बिल्कुल कुछ नहीं हो रहा, सारे सवाल में कुछ ना कुछ लिख के आना है। मैं गारंटी लेता हूँ कुछ ना कुछ लिख के आओगे तो फेल होने के कोई चांसेस नहीं है। आप अच्छा करोगे और बच्चे 100 में से 100 नंबर लाते हैं। अपन तो वर्स्ट से वर्स्ट कंडीशन चल के देखते हैं। कोई बच्चा स्कूल ही नहीं गया अभी तक, कोचिंग में नहीं गया, कहीं नहीं गया, घर में बैठा है, उसको अब पास होना है। 20 दिन बाद वो जागा है, 20 दिन बचे हैं अब एग्ज़ाम से पहले, अब वो जागा है। तो जब जागे तब सवेरा है भाई, कोई दिक्कत नहीं, हम आपके इसीलिए बैठे हैं। इसके बाद मैं आपको ये भी बता दूँ, इंपॉर्टेंट सूचना दूँ, ये सूचना भी आपको अपने सारे मित्रों तक पहुँचानी है कि कुछ दिनों बाद हम नोटिफिकेशन आपको भेज देंगे। इसके लिए पहले तो आप हमारा जागृति क्लासेस लर्निंग ऐप डाउनलोड करो और हमारे यूट्यूब चैनल जागृति क्लासेस को सब्सक्राइब करो। ठीक है, और घंटी का बटन ज़रूर दबा लेना। देखो कुछ दिन बाद मैं 15 दिन में फिजिक्स के 11th के 15 चैप्टर और 12th के इंपॉर्टेंट 15 चैप्टर पूरे कवर कराऊंगा। डेली 2 घंटे की क्लास लूँगा और वो लाइव लूँगा। आप सवाल पूछ सकते हो, ये ध्यान रखना। सब इधर कोचिंग स्कूल कहीं भी बिजी हो सकते हैं। ये जो क्लास का टाइमिंग रहेगा, हिंदी 11th के लिए रहेगा 7 से 9 और 12th के लिए रहेगा 9 से 11। आप आराम से पढ़ने वाले हो पढ़ सकते हो। 12th वाले लेट नाइट तक कोई दिक्कत नहीं है, तो 9 से 11 तक रहेगा। मोबाइल में डेटा वेटा फुल रखना। ठीक है, 15 दिन में मैं कह रहा हूँ इंपॉर्टेंट सवाल के साथ इंपॉर्टेंट सवाल भी बताऊंगा जो बोर्ड परीक्षा में आने वाले हैं, उसके साथ इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस भी कराऊंगा, ध्यान रखना। ठीक है, बस आपका एक कर्तव्य बनता है, जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, आप ये जागृति क्लासेस जो फ्री में ऐप एक एजुकेशन दे रहा है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करनी है। ये वीडियोस जितनी भी बाकी क्लासेस सारी अवेलेबल है वहाँ पे। आपको सारे चैप्टर को अगर डिटेल में पढ़ना है तो वो भी कंटेंट है, सारा फ्री ऑफ कॉस्ट है। 8वीं से लेके 12वीं तक हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम जितनी हमसे कोशिश हो सकी हमने उसमें बेहतर देने की है। 8 साल से हम शानदार रिजल्ट दे रहे हैं।
आगे भी हम उम्मीद करते हैं कि हम बढ़िया रिजल्ट देंगे। तो आपने देखा होगा हमारी फैकल्टी के वीडियोस देखिए, आपको लगेगा कि बहुत मेहनती फैकल्टी है, बहुत मेहनत करती है, ढंग से पढ़ाती है। तो अब आगे अगर बढ़ते हैं तो प्रकाश के विक्षेपण को परिभाषित कीजिए। विक्षेपण क्या है? तो मैंने आपको बताया, चलो इधर मैं लिख भी देता हूँ, आप अगर सुन के ये जरूर करें भाई, ज़्यादा से ज़्यादा करें। प्रकाश के विक्षेपण को परिभाषित कीजिए। जब श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म में से गुजरता है तो प्रिज्म से गुजरने के दौरान वह अपने मूल 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। मूल 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का विक्षेपण कहते हैं। एक वर्णीय प्रकाश किरण के कांच के प्रिज्म में से गुजरने पर अपवर्तन को दर्शाने वाला किरण चित्र बनाइए। तो अपवर्तन को दर्शाने वाला किरण चित्र ये वाला है, ये आपने देखा होगा, ठीक है। ये पूरा किरण चित्र बनाना है, ये ठीक है। किरण ऐसे जानी थी, ऐसे मुड़ गई, नहीं, ये वो जो भी है नामांकन करके है, और ये आपको डेरिवेशन करना है, ठीक है भाई। क्लियर भाई? तो ये पूरा खत्म ही हो गया लगभग। प्रिज्म कोण न्यूनतम विचलन ग्रुप कांच का अपवर्तन का व्यंजक निकालिए। तो ये व्यंजक निकालना है। व्यंजक क्या आता है बताओ? देखो n बराबर साइन a प्लस डेल्टा m बटा 2 साइन a बटा 2 ऐसा कुछ आता है। साइन i बटा साइन आ रहा है ना इस फॉर्मेट में। तो ये इस तरह से आता है, आप कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट है प्रिज्म वाला वैसे भी। तो प्यारे बच्चों, मैं आपसे हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं, हम मेहनत करेंगे आपको 12th और 11th में बढ़िया परसेंटेज बनवाने के लिए। 10th के विद्यार्थियों के लिए भी गणित की स्पेशल क्लास है, लास्ट में रिवीजन क्लासेस लगाई जाएगी, वो भी लाइव रहेगी, ये ध्यान रखना। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आपके अगर हेल्पफुल रहा है, तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और जागृति क्लासेस लर्निंग ऐप का जो लिंक है वो आपने क्लास के सारे मित्रों को, जितने लोगों को आप जानते हो ना, उनको भेज दो कि भाई इस पर फ्री एजुकेशन है और डाउनलोड कर लो भाई। इतना काम आप हमारा कर दो, बाकी हम देख लेंगे। क्लियर? और मुख्य हमारा मकसद है सरकारी स्कूल के जो विद्यार्थी है उनके लिए, उनको हेल्प करना, वहाँ का रिज़ल्ट इम्प्रूव करना। कोशिश ये है हमारी, क्योंकि काफ़ी सारे गांव में जो है साइंस तो खुल गई लेकिन वहाँ शिक्षक नहीं है। तो ये शिक्षक हम लोग हैं, हम उनके शिक्षक हैं, और हम उनको पूरी मेहनत कराएंगे, पूरी तैयारी कराएंगे, वो भी निःशुल्क, ठीक है। तो आप ये देखिए, ठीक है। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।